नमस्कार, मैं सिद्धि कौशिक आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपना एक और विषय लेके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये विषय ऐसा है जिसके बारे में जानते तो सब हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। सोच कर देखिए, जहाँ बस चीज़ों की कीमत होती है, थिंग्स की कीमत होती है, आज हमारे समाज में इंसानों की भी कीमत लगाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर दिया जाता है, लेडीज़ को अगवा करके किडनैप करके बेचा जाता है। इतना बड़ा रैकेट सालों से केवल हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, मगर इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, ये इतना आगे क्यों चल रहा है, क्यों आज तक ख़त्म नहीं हुआ, इन सब सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। जहाँ आज लोग इंसान की कीमत नहीं समझते, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं लोगों को बचाने में, उन्हें दोबारा ज़िंदगी देने में, फिर अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बिता देते हैं। आज ऐसे ही एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं अतुला शर्मा जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्हीं बच्चों, इन्हीं लेडीज़ के नाम समर्पित कर दी। चलिए मिलते हैं अतुला शर्मा जी से। क्योंकि आज की डेट में जब एवरीवन वांट्स टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, सब एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, सबको चाहिए अच्छी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, मतलब लिविंग फॉर अदर पीपल इज़ अ डिफरेंट थिंग जो बहुत कम लोगों में होता है। तो मैम, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपके चाइल्डहुड में मतलब आपका जो सोच थी वो क्या थी, कैसे लगता था आपको किसी को पेन में देखकर, क्योंकि चीज़ें बचपन से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इतना तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा एक ऐसे लाड प्यार में पले, तो बहुत किसी के पेन वेन से कुछ लेना देना था नहीं, लेकिन इतना अर्ली एज में शुरू हो गया सब कुछ कि 5 साल की उम्र में एडमिशन होता था, पहले उससे पहले होता नहीं था। एडमिशन होते ही हिदायतें शुरू हो गई कि जब बाज़ार से निकलो तो ऊपर नहीं देखना, वही स्कूलिंग का रास्ता था, वो देखना नहीं है, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। तो थोड़ी उत्सुकता सी मेरा, या तो ये समझ लो कि बहुत लाड प्यार में, या जैसे भी थोड़ा ऐसा था कि बहुत सवाल पूछूं, बहुत विद्रोही सा स्वभाव था। मैंने पूछा अपनी मदर को कि भाई ऊपर क्यों ना देखें। 2-4 दिन बाद ही पूछना शुरू कर दिया कि मैं तो देखूंगी, ऊपर तो देखना है। तो उन्होंने कहा बेटा, मतलब उस बाज़ार से निकलना था जो हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया है। हाँ, मेरठ की मैं बात कर रही हूँ, कबाड़ी बाज़ार की। हाँ बिल्कुल, मैं मेरठ से हूँ। कबाड़ी बाज़ार से गुजरना ही होता था, और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो ही रास्ता एक था। और तब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था शहर। आज से अगर मैं 32 साल पुरानी बात कर रही हूँ, मतलब मैं अगर कहूँ तो ये मैं 50 साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो उस समय तो बिल्कुल भी कोई इस बात पे चर्चा नहीं होती थी, बस ये हिदायतें थी। हिदायतें तो उस मोहल्ले में आज भी हैं, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरी मायका है, कि ऊपर नहीं देखना। नहीं, एक्चुअली हम लोग आज भी अगर निकलेंगे तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक, हम भी अपने बच्चों को सोचेंगे उस मोहल्ले से ना जाकर दूसरे मोहल्ले कहीं और से निकल जाए। हाँ, क्योंकि हम एक्चुअल में खुद भी उन्हें ह्यूमन नहीं समझ रहे, क्योंकि वो एक फोर्स से आई हैं, बट हमारे लिए हम उन्हें उन विक्टिम को ही कल्प्रिट समझ लेते हैं। तो वही बात धीरे धीरे मन में घर करती गई। थोड़ा और बड़े हुए तो फिर एक दिन सवाल पूछा, तो मेरी मदर ने कहा कि बेटा वो ख़राब औरतें हैं वहाँ पे। और मैंने पूछा ख़राब औरतें क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो गाने बजाने का, मुझे लगता है कि उनके पास शायद जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा गाने बजाने का काम करती हूँ। वो ये भी सोचा होगा ना, हाँ, छोटे बच्चे क्या बताऊँ मैं। तो फिर मैंने कहा कि गाना बजाना तो आप लोग भी करते हैं भाई, घर में चाची हैं, भाभी हैं, आप हैं, तो शादी ब्याह होता है तो गाते होते हैं, सब नाचते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे बस में नहीं है तेरे साथ बहस करना, बस देखना नहीं है तो नहीं देखना। फिर वो बात थोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रभु ने भेजा इसीलिए कि आपको यही काम करना है। पर आपके दिल में घर भी घर में, हाँ, रीज़न क्या है, क्या रीज़न है? हाँ, मैं क्यों नहीं देख सकती? और जब बचपन होने के नाते भूल पड़ती तो कुछ ना कुछ घटना हो जाती। मैं शायद 8th या 9th में रही होंगी, तो मैं उधर से गुजर के जा रही थी, क्योंकि 10th मैंने वहीं से की, उसी एरिया में जो स्कूल था। तो वहाँ से निकल के जा रही, उन्होंने फिर मतलब मुझे आवाज़ आई खटखट जैसी, बहुत भीड़ जब होती नहीं थी। मैंने उधर को देखा तो एक लड़की उतर रही थी बैसाखी से, और वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तो मुझे बहुत ख़राब लगा। उसकी भी निगाह मुझसे मिली होंगी, तो वो वापस लौट गई। फिर मैंने स्कूल में बहुत ढूंढा, 2 दिन 4 दिन वो नहीं आई। जब आई तो मैंने, हाँ फ्रेंड तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन मेरे स्कूल में पढ़ती थी, मेरे क्लास में पढ़ती थी। हाँ, मेरे क्लास में पढ़ती थी। तो फिर मैं जब वो आई 3-4 दिन बाद, तो मैंने उससे पूछा कि तुम वहाँ क्यों थी? मेरी अम्मा तो कहती है कि वो ख़राब जगह है, यहाँ ख़राब औरतें रहती हैं। तो शायद थोड़ा सा वो मुझसे ज़्यादा समझदार थी। मेरा बचपन थोड़ा बहुत ज़्यादा वैसे, मतलब ऐसे है, वो सब झेल रही थी पेन बताने से। तो उसने मुझे ये कहा कि देखो, ख़राब औरतों में से एक मेरी माँ है, और ये मेरा ऐसा भाग्य है कि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ। और अच्छी बात ये है
कि मैं बदसूरत हूँ और पैर खराब है मेरा, मतलब मैं लंगड़ी हूँ, ऐसी करके कहा उसने। तो मैं जो काम मेरा माँ करती है वो उस काम के मैं लायक नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे पढ़ने की अनुमति मिल गई। क्योंकि हमारी मदर ये कहती थी कि वहाँ कोई पढ़ता नहीं है बच्चा, तो उसमें मैं देखा करो। एक्चुअल में मतलब जितना हमें सोर्सेज से पता चलता है, अगर बच्चा सुंदर होगा तो उसे भी वो उसी में जाएगा, गलत रास्ते पे डाल देंगे। तो फिर वो बात मन में रही, फिर अर्ली एज में शादी हुई, फिर वही सब बातें रही मन में, छोड़ो हो गई सो हो गई, क्यों हुआ क्या हुआ कुछ नहीं, फिर ध्यान लोकल में क्योंकि शादी थी तो मेरा बेटा हुआ था। उसके बाद हमारे मोहल्ले में कोई औरत रहने आई, और कब एक दिन ही उसके साथ एक आदमी को देखा, फिर नहीं देखा। फिर वो सुंदर सी थी बहुत ही, और 30-35 के करीब उम्र रही होगी, और मेरी 17 साल में मेरा बेटा हुआ था। तो वो खिलाने लगी थी मेरे बेटे को आके। वैसे वो शायद कहीं झाड़ू पोछा वोछा करती थी, तो लेकिन बच्चे को खिलाती थी हमेशा। और मैं उम्र कम होने की वजह से मुझे भी थोड़ा सुकून हो गया था कि वो नहला रही है धुला रही है, सारे काम वो उसके करने लगी थी, हेल्प हो जाती थी। हाँ, वो बड़े प्यार से रखती थी। तो हालांकि हमारी मदर इन लॉ नाराज होती थी कि भाई इसके बच्चे नहीं। पहले आप जॉब करते थे? नहीं, तो 17 साल की उम्र थी। तो वो सब इतना वो सब खराब हुआ कि उसने एक दिन मुझे जब बताया ना, तो वो मेरे लिए इतना शॉकिंग था। मुझे फिर उस समय पहली बार लगा कि क्या ये मेरी नियति है कि मुझे इन्हीं लोगों से मिलना है। तो उस महिला ने थोड़ा सा मेरे से अपनापा हुआ, थोड़ा सा स्नेह हुआ, तो फिर हाँ। अच्छा, मैं छोटी इतनी थी, आधी उम्र थी। वो 35 साल की बता रही थी, मेरी 17 साल की उम्र थी, फिर भी मुझे दीदी करके बुलाती थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा पति कभी आता नहीं है, तुम अकेले रह रही हो, और खर्चा वर्चा भी नहीं देता क्योंकि झाड़ू पोछा लगा रही हो, बर्तन मांज रही हो, खाना भी बना रही हो, कुछ मजदूरों का खाना बनाती थी। तो फिर उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं 8-9 साल की थी, शादी से भी कम थी, और मेरे पापा पुलिस में थे, तो किसी से रंजिश हो गई और वो मुझे उठा के ले गए। मुझे नहीं मालूम। हमें ऐसा लगता है कि ये मतलब लोअर क्लास से बच्चों को उठा लेते हैं। नहीं, एक पुलिस वाली की ही बेटी को उठा लेना सच में बहुत। हाँ, नहीं, लोअर क्लास की तो बहुत कम उठाई जाती, बहुत कम। ये इस तरह की बेटियों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि जो दिखने में अच्छी हो, ड्रेसअप अच्छा किया हो, बोलने चालने में अच्छी हो, तो वो एक अच्छी फैमिली की बच्ची ही होगी। तो वो उनके प्रोफेशन में काम आती थी। तो फिर कहीं मुझे बेच दिया, मेरे पे विरोध की कोई ताकत नहीं थी, वहीं बड़ी हुई, वहीं धंधे में लगी। और जब मैं 25-26 साल की थी तो कोई आए सज्जन हम मेरे पास, मेरे कस्टमर बन के। मैं उनको पहचान गई क्योंकि मैं तो छोटी थी पर वो बड़े थे, मेरे गांव के थे वो, और मैंने उनको चाचा जी कह के बुलाया। उस महिला ने बताया, तो मेरी चाचा जी, मैं उनकी बेटी हूँ। तो थोड़ी नानू करके बाद उनको समझ में आ गया कि वाकई ये उनकी बेटी है। तो वो तो सब ठीक, तुम उनकी बेटी हो, सब ठीक है, लेकिन देह धर्म अलग है। जिसके लिए पैसा दिया तुम चाचा जी कहना, ये सब कोई मायने नहीं रखता। वहाँ जब आदमी जाता है तो अपनी इज्जत शर्म सब चीज़ कपड़े के साथ उतार के जाता है, वहाँ अपनी खत्म सब नीचे रख के तब जाता है। वो वहाँ केवल वस्त्र नहीं उतारता, वो अपनी इज्जत मर्यादा सब चीज़ उतार के जाता है। उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं। वो तो मजबूरी में है। हाँ। लेकिन जो जा रहा है असली गलत तो वो है ना। हाँ, मैं इस घटना को हमेशा इसलिए बताती हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि वो निकलना नहीं चाहती। आप बताइए, 6-7 साल की बच्ची कैसे विरोध करती, क्या किया होगा उसने, रोई भी होगी, माँ को याद किया होगा। है नहीं, क्योंकि सबको पता है किस किस तरह टॉर्चर किया जाता है। जैसे मैंने डाटा रीड किए थे, तो ऐसा भी होता है कि लाइक उन्हें इतना ड्रग्स दिया जाता है कि दिन रात उन्हें होश नहीं होता। हाँ। और वंस दे बिकम एडिक्टेड, फिर उन्हें कैसे भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब फिर उसको किस तरह यूज करते हैं हम उसे सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर वो बस उसको कुछ दिन तो वो आते रहे और कहा एक दिन कि तुम सब पैसा वैसा इकट्ठा कर लेना। और 4 बजे थोड़ा ऐसा समय होता है सुबह के कि जब सब लोग थोड़ा सो जाएं थक के, तो कि 4 बजे तुम लेके भागाना, मैं नीचे मिलूंगा, थोड़ा निकलना हो जाएगा। उसने यही किया कि अपना ही नहीं, दूसरों की ज्वेलरी भी ली, पैसा भी लिया, जो भी संभव हो सका वो लेके आ गई। और वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने यहाँ मेरठ ट्रांसफ़र ले लिया। जो एक और सज्जन है जो चाचा जी जिनको वो बुला रही थी। अच्छा। हाँ, वो सज्जन उसको लेके मेरठ आ गए वहाँ से निकाल के। और यहाँ से 1 साल में सब कुछ हुआ उसके साथ। उसके जो पत्नी बच्चे वो मारते आके, और सब पैसा छीन लिया, ज्वेलरी छीन ली, और सड़क पे खड़ा करके उसको छोड़ के एक दिन वो चले गए। क्योंकि तो रिटायरमेंट के नज़दीक थे, यहाँ केवल रिटायरमेंट के टाइम पे 1 साल रुके और रिटायर होकर वो चले गए। फिर वहीं। और देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि लोग सोचें, अपने इर्द गिर्द को देखें कि कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रैफिकर को, किसी नरपिशाच को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो आपके इर्द गिर्द ही है।
क्योंकि ऐसे में उसको कोई टारगेट करता है उसके पड़ोस का, और वो कहता है कि देखो वो तो तुम्हें छोड़ गया, हमें पता है तुम्हारा पति नहीं था, पर मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैम एक बहुत बड़ी बात ये है कि औरत का दर्द नहीं समझती। अगर हमें आसपास में कुछ पता चले कि कोई हाँ। लेडी ऐसा सफ़र कर रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम औरतें सिर्फ बातें बनाने के अलावा, जो कहते हैं ना कि मेंस आर गिविंग दैट पेन टू द वुमन, वुमेन्स आर आल्सो इक्वली रिस्पांसिबल फॉर दैट। क्योंकि अगर वो सोसाइटी में लेडीज के बैठना भी चाहेगी तो हम बिठाने को तैयार नहीं होते। नहीं, वो तो एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, वो निकालने को ही तैयार नहीं होते हैं। एक्सेप्टेंस तो हमारे यहाँ है ही नहीं, इसीलिए बाजार आबाद हैं। तो फिर अब देखिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो भी सज्जन लेके हमारे घर के पास ही उन्होंने रख लिया, और वो भी बस केवल उससे पैसा ही लेने आते थे, उनके पास रहना नहीं था, उन्होंने कहीं और जाके शादी कर ली थी, और ये ऐसी अकेले थी। फिर एक दिन बस इसने मुझे ये कहा, वो मेरे जीवन का आखिरी पल था, कि मुझसे कहा कि मुझे एक बार मेरे घर वालों से मिलवा सकती हो। नासमझ उम्र थी, घर की बड़ी थी, तो घर में अपने घर में सबसे छोटी थी और यहाँ सबसे बड़ी थी, तो थोड़ी सी जिद मान लेते थे ये लोग भी, क्योंकि हमारे पहले से ये सब था कि भाई थोड़ी सी ऐसी है, इसकी बात को गलत नहीं कहेगी लेकिन मान लेना, जिद भी अगर करती है तो समझा लेना। हमने कहा मतलब आप पापा की पैम्पर्ड बेटी? हाँ, पैम्पर्ड बेटी थी। और मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे ये नहीं कहा भी क्या, क्योंकि वो भी बच्चे ही थे। हाँ, वो भी कोई बड़े नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे एक बार इसको घर ले जाना है, तो उनका बड़ा क़यामत हो जाएगी, मुझे भी मार लगेगी, तुम भी लगेगी, और ये पता लगती है क्योंकि कभी घर में किसी को पता नहीं है कि ये है। मैं उनसे सब चीज़ शेयर कर लेती थी। मतलब आपका रिलेशन एज ए हाँ, फ्रेंड की तरह से था। तो बस वो फिर मान गए थोड़ी नानू करके बाद, और ये नहीं बताया कि भाई ये कहीं रेड लाइट एरिया में रही है और कैसे। तो बस ये कहा कि बचपन में बिछड़ गई थी और अभी से अपने घर जाना चाहती है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। डर तो रहता ही है कि जज करने के बाद मेरी हेल्प करेंगे, क्या करेंगे नहीं। तो गए हम सब लोग उनके घर, और पता लगने पर उनके फादर ने कहा कि मैं गांव के बाहर आ रहा हूँ और वहीं रुको। अच्छा, वो नहीं चाहते थे? हाँ, तो हम लोग रुक गए। तो वो आए, उनकी मम्मी आई, और दो ऐसे टीनेजर लड़के थे जो बिल्कुल बहन की सूरत पे खूबसूरत से, और ऐसी लंबे चौड़े। मैं यहाँ बता दूँ कि वो बेहद खूबसूरत थी, तब उस उम्र में भी बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने वो आए, बहुत रोना धोना हुआ, सब चीज़ हुई, लेकिन मुंह फेर के चल दी कि हम रख नहीं सकते, मानते हैं हमारी बेटी है, हम रख नहीं सकते। हमने कहा क्यों? हाँ, तो बोले हमें समाज क्या कहेगा। मैंने कहा ये कौन सा कहीं भाग थोड़ी गई थी, 5 साल की 6 साल की बच्ची है, उसको कोई उठा के ले गया आपकी रंजिश में, तो आप क्यों नहीं लेंगे? तो उनका नहीं ले सकते। मतलब एक पुलिस वाले का भी यही परसेप्शन था कि मैं अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो उन्होंने नहीं किया। और अभी तो बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, वो तो मेरे घर में महाभारत होनी थी। पूरे रास्ते ये बात खुल गई सबके सामने कि भाई ये तो कहीं रेड लाइट एरिया में थी, और मतलब सीधे सीधे कि ये तो वो थी, ये वो औरत थी, और क्या इसने कराया हमारे साथ, क्या बवाल कराया, इसके घर में कहेंगे, इसको ये कहेंगे। पूरे रास्ते सुनते आए, पूरे घर में आ गए, उसके बाद भी ये सब चर्चा होती रही। और मैं इतना घबरा गई थी कि पता नहीं भाई अब क्या होगा मेरे साथ, मेरे घर भी बात जाएगी, मुझे वहाँ भी डांट पड़नी है। वहाँ पहले से डांट पड़ रही थी कि तुम ऊपर नहीं देखोगे, अभी एक नया शोशा हो गया। तो लेकिन मुझे उसने बचाया कि वो किसी वक्त निकल गई, पता ही लगा हमें। हम लोग तो बहस में लगे पड़े सब, मैं छिप के अपने कमरे में बैठी, वो छत पे बहस होती, गर्मी के दिन थे, वो चली गई। हाँ, और सच कहूँ तो मुझे बहुत सुकून हुआ कि वो चली गई। अच्छा, कई बार हमें लगता है कि हम सिचुएशन से बचने के लिए ये किसी तरह सिचुएशन टल जाए। हम ये नहीं सोचते कि क्या कैसे हुआ, वो उम्र भी नहीं थी सोचने की। हाँ मैम, कई बार सच में आज भी की भी डेट में कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जहाँ हमें पता है कि ऐसा करना चाहिए, पर हमें लगता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही निकल जाए। वो फिर चली गई तो मुझे कोई दुख भी नहीं हुआ ऐसा। कभी कभी याद तो आती कि काश उसकी मदद हो जाती, काश वो अपने घर में रह जाती, पर बहुत नहीं। हाँ, बस वो नहीं थी, बच्चों में लग गई, इतना वो भी नहीं था। तो फिर उसके 1 साल बाद आई वो, और वो ये आजकल के दिन थे, भाई दूज का दिन था, और मैंने देख के मैं बहुत, पहले तो मैं डर गई, फिर मुझे लगा कि अब ये आई है तो क्या कहेंगे घर वाले। लेकिन वो आई ऊपर सीधे मेरे कमरे पे ऊपर ही आई, और कुछ फल मिठाई विठाई ले रही थी काफ़ी सारा। एक आदमी था उसके साथ, और अच्छे कपड़े पहन के वेल ड्रेसअप थी, कोई वो नहीं था। तो उसने कहा मुझे, मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी, तो मेरे से कही कि मुझे उसको दिखा दो एक बार, मैं उसको टीका करूँगी, मैं अपने भाइयों को नहीं कर सकी। तो मैंने कहा नहीं, पहले बताओ कहाँ थी तुम, कहाँ चली गई थी। तो उसने कहा कि देखो, ना तो मेरे घर ने रखा, ना तुम्हारे समाज ने रखा मुझे, अब तो जहाँ से आई थी वहीं चली गई।
है ना। अच्छा मेरे लिए ना वो ऐसा था कि बस केवल यही कबाड़ी बाज़ार ही जो कुछ है, और कहीं दुनिया में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ। दिल में कहीं वो बात हाँ, कर गई थी बात कि कर ये गई। सफ़र कर रही है, सफ़र कर रही ये है। पेन में है। हाँ, तो फिर भी पता नहीं क्या हुआ, ये डर था, कच्ची उम्र की भी बात थी। घर आजकल बच्चों को टूटने में डर नहीं लगता, लेकिन हमारे ज़माने में तो इतनी सी बात पे टूटने का अगर बात आई तो मरने जैसा हो जाता। तो मैंने कहा नहीं, ना तो मैं गोविंदा को दिखाऊंगी और ना ही मैं ये सब ले सकती, तुम जाओ यहाँ से। मैंने बहुत खुशामद भी की, पर वो चली गई। अब चूँकि मैं ऊपर खड़ी थी और आंगन पूरा पार किया, पुराने जैसे घर बने होते हैं, और आंगन पार करके वो दरवाजे पे पहुंची तो उसने मुझे मुड़ के देखा। बस वो पल था कि मैं वो कभी नहीं भूली, कभी। वो मोमेंट है जिसने आपको हिला कर रख दिया कि नहीं हो पाएगा मुझसे, अवॉइड नहीं कर पाऊंगी मैं। और मन हुआ एक बार कि उसको नहीं कि मैं उसको रोक लूं, लेकिन मैं नहीं रोक सकी। और अभी तो मैं आप सबको थैंक्स करती हूँ कि मुझे इतने बरस बाद जो मेरी कसक थी, जो टीस थी, वो दूर हुई कि मुझे पता लगा अभी जो उसका तथाकथित वो दूसरा पति था जिसने उससे शादी कर ली थी, उसने मुझे फ़ोन किया, हालांकि वो बिस्तर पे, वो मुझे मोहल्ले का होने के नाते भाभी बुलाता था। उसने कहा उसने अभी हाँ, वो नहीं जो लेके आया था, अच्छा। जिसने यहाँ उसको ला के रखा था। उसने कहा भाभी उसकी डेथ हो गई आगरा में, और मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल साफ मना किया, मुझे आपसे कुछ नहीं मिलना। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ कि मैंने उसे कहा कि मुझे मिलना ही नहीं आपको, कभी भी नहीं मिलना। आप ही की वजह से तो सब हुआ, अगर आप उसे लाए थे तो रुकते। मैं नहीं मिली उसको, पर मुझे ये सुकून हुआ कि वो इस नर्क से मुक्ति पा गई। हालांकि उनकी मैं समझती हूँ शायद रही होगी 70 के करीब की उम्र, उस समय से ज़्यादा ही होगी उनकी। तो आगरा में उनकी डेथ हुई। बस फिर और समय गुजरा, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट्स बहुत सारे थे। मेरे 3 देवर थे, एक ननद थी, कि उनकी शादी का भी एक मुझ पर बड़ा प्रेशर था कि ऐसा कोई काम मत करना। मेरे हस्बैंड भी बार बार कह रहे थे। हाँ, हाँ, अब वैसे बेसिकली हम लोग देहाती हैं। हाँ, वो हम वैसे भी किसान फैमिली से निकल सकते हैं। हाँ, रहना हमें यही है। तो और ना मेरे सामने और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे क्योंकि मेरी ये अगर मैं कहूँ तो सपोज करो ये मेरी लव मैरिज थी। मतलब हम 2 अदर कास्ट से हैं, अदर तो नहीं लेकिन है। मतलब ये है कि आप में जैसे आज की डेट में बोल्ड का शब्द बहुत गलत यूज होता है। हाँ, बिल्कुल। क्लीवेज पहन लिया, हाँ, और शोइंग कपड़े पहनने को बोल्ड कहते हैं, जबकि बोल्ड वो होता है जो एक साहसिक डिसीजन ले सकता है, जो सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो दूसरे में करने की हिम्मत नहीं है, अपने आप बारे में सोचे बिना। दैट इज अ बोल्ड डिसीजन, और वो लेने की ताकत आप में शुरू से थी। मतलब यू आर काइंड ऑफ दैट बोल्ड सिंस द चाइल्डहुड। हाँ, बिल्कुल। तो वो भी प्रेशर मुझ पर हमेशा रहता था कि भाई मैं थोड़े और तरह के परिवार से आई हूँ, और वो गरिमा और हम एक हैं। नाम नहीं लूंगी हम क्या है, और इन लॉज मेरे पंडित हैं। तो मैम देखो, आपको इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो सबको बताया कि मैं त्यागी हूँ, ये कोई ऐसा हो नहीं। मैम फर्क भी कुछ नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ना इसके इंट्रो में एक बात कही थी, कहते हैं ना कि मानवता परमो धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वो वाला धर्म लोग फॉलो ही नहीं करते, और वो जो फॉलो कर रहे हैं वो कुछ एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें मैं एक्चुअल में कहती हूँ कि साधु हैं। क्योंकि साधु वही होता है जो अपनी इच्छाओं से परे होकर दूसरों की सेवा करता है। ये वाले नहीं जो आजकल गद्दियों पे बैठते हैं, लाखों रुपए लेते हैं और लोगों को सिखा रहे हैं भाई कमाओ। भाई थोड़ा सा दूसरों के लिए भी तो करेंगे, तभी तो सोसाइटी सबके रहने लायक बनेगी। देखिए दुनिया में अभी कुछ लोगों पे टिकी है दुनिया। जैसे मेरे साथ एक महिला जुड़ी हैं, हालांकि वो मुझे स्ट्रिक्टली हिदायत करती हैं कि कभी भी मत कहना मेरे बारे में, लेकिन वो मुझे हर महीने 2 बच्चों का पे करती हैं, और हमारी कम्युनिटी से नहीं है, वो अलग कम्युनिटी से है। और अगर मैं ना जाऊँ तो ज़बरदस्ती मुझे जिद करके कहेंगी कि आई नहीं, और देखो अब बच्चों का वो हो जाएगा, आ जाओ। और वो हर महीने देती हैं, और बिल्कुल वो कहते अभी तो फिर ये रहा। उसके बाद मन में जब शादी हो गई सबकी, मेरे सास ससुर भी नहीं रहे, अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर मैंने इनसे कहा कि ये भी सेटल हो गए थे, हमारी ज़मीन है, हमारी दूसरी चीज़ें भी और हैं। तो मैंने इनसे कहा एक दिन कि अब तो सब खत्म हो गया, अब मैं ढूंढ लूँ एक बार उसको। पहले चौंके, फिर हंस के बोले वहाँ जाओगी ढूंढने? मैंने कहा मुझे लगता है कि शायद उनकी सोच भी इतनी थी कि यही तो है कबाड़ी बाजार। क्योंकि जब चर्चा ही नहीं थी कहीं, अखबारों में नहीं था कि कोई और भी रेड लाइट एरिया है, कुछ और है। तो और उस दौर में ये दाल मंडी कहलाते थे तब, सभी जगह के,
चाहे वो बनारस के हों यहाँ के हों। फिर मैंने तो उन्होंने कहा हाँ चली जाओ, पर एक बात सुन लो, शर्त यह है वहाँ से पिट के आई, गाली खा के आई और किसी ने धक्का दे के सिर फोड़ दिया, यहाँ रोना मत बिल्कुल भी, और पट्टी नहीं कराऊंगा। अपने दम पे करो, मैं कुछ नहीं, मैं नहीं करूँगा। हाँ, जैसे ही अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। और बस वो पहला पल था कि बहुत धक्के मिले, सब चीज़ पर लौट नहीं पाई कभी, क्योंकि उस जैसी मैंने सोचा बहुत साल बाद, मतलब कुछ महीने बाद मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ, उसको क्या ढूंढ रही हूँ, उस जैसी तो यहाँ हज़ारों लड़कियाँ हैं, तो अगर मैं एक को भी निकाल सकी। बस ये कि पहले तो मैं 1 साल तो मैं ऐसे ही जाती रही, गालियाँ खाती रही, धक्के खाती रही, दरवाजे बंद होते रहे। हाँ, कुछ ने मुझे कहा कि एक दिन तुम्हें यहीं बिठाएंगे, तुम यहाँ देखो। आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती थी, बात करने? नहीं, कुछ नहीं, मैं जाती, बस बच्चों को बुलाती अपने पास, बच्चों से मुझे खुद ही कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन एक लड़की, एक बुजुर्ग थी वहाँ की, तो उन्होंने कहा कि बेटे, मेरी आदत थी कि मैं कोई बड़ा दिखे तो मैं पैर छूने की, जैसे तो मैं उनके ही पैर छूती थी। तो उन्होंने कहा बेटा हम तो तुम्हारे धर्म के भी नहीं हैं और हम तो गंदी औरतें हैं, हमारे पैर मत छुआ करो। मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैंने कहा अम्मा अब मैं आपके पैर नहीं छूंगी तो ये लड़कियां मेरे कैसे छुएंगी। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, तो उन्होंने कहा बेटा तू अच्छे घर की लड़की और बहू है, यहाँ मत आया कर। मैंने कहा अब तो आ गई, अब नहीं जा पा रही हूँ, क्या करना चाहती है? मैं कुछ नहीं, बच्चे घूमते रहते, इनको पढ़ाऊंगी बस। और मेरा सच मानो, मेरा सिद्धि पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे लिए तो पढ़ना बहुत शौक, लेकिन पढ़ाना ऐसा कि जैसे मेरे लिए तो कत्ल गारत की बात हो गई, नहीं पढ़ा सकती हूँ। मैंने अपने बच्चे भी नहीं पढ़ाए कभी, इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे, मज़ा ही नहीं आता। हाँ, मुझे खुद को पढ़ने में मज़ा आता, मैं दूसरों को क्यों बांटूं ज्ञान, ये मेरे हमेशा रहा। हाँ, तो उन बच्चों को फिर भी मैं बिठा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। कुछ समय के बाद 1-1.5 साल लगा, वो थोड़ी मुझसे फैमिलियर हुई और उन्होंने फिर ये कहा कि देखो पढ़ाना है ना, तो मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, दूसरे का दूसरे घर। ये बिजनेस राइवलरी थी एक, कि वहाँ की बात यहाँ नहीं आनी चाहिए, यहाँ की बात वहाँ नहीं जानी चाहिए, तो तुम्हारे अलग जाके पढ़ाओ। हाँ, और शायद मैं सोच रही थी कि ये तो मौका है मेरे लिए कि मैं हर कमरे पे जा पाऊंगी कि देखो उनका बच्चा मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा यहाँ, तो मैं उसको ढूंढ पाऊंगी, शायद कहीं मिलेगी मुझे। मतलब शुरुआत जो थी आपके दिल में ये थी कि मुझे उसको ढूंढना है, बस और कुछ नहीं थी। फिर एक दिन एक लड़की ने मुझे कहा, 2 साल बीत गए थे, 94 से शुरू किया और 96 आ गया था। एक दिन मुझे उस लड़की ने कहा, एक लड़की थी वहाँ, लड़की तो नहीं कहूँगी लेकिन लगभग होगी 35 साल के करीब की, और मेरी उम्र उस समय 28 साल थी। उसने मुझसे कहा कि ऐसी घूमती रहोगी, रोज़ आती रहोगी? मैंने कहा हाँ, पढ़ा तो रही हूँ बच्चों को। क्या पढ़ाओगी? तुम्हारे जाते ही ये फिर कस्टमर बुला बुला के लाते हैं, चाय की दुकान पर से चाय लाते हैं, नीचे से चिल्लाते हैं। मतलब मुझे लगा थोड़ा पढ़ी लिखी है। तो हाँ, फिर वही। तो मैंने कहा फिर क्या करूँ? बोली मुझे निकाल सकती हो? मैंने कहा उसको तो मैं देखती थी बाजार जाते सामान लाते। मैंने कहा तुम तो जाती हो नीचे भी, और तुमको तो कोई नहीं रोकता, निकल जाओ। और इतना आसान नहीं है, नहीं जा सकती। मैं बाजार जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ। चारों तरफ खड़े रहते हो? नहीं, तो मेरा बच्चा इनके कब्जे में। अच्छा। और माँ है। हाँ बिल्कुल, माँ है, वो चाहे मैं हूँ आप हूँ या वो हूँ, है ना। माँ का तो कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। तो कि मेरी बेटी इनके पास है, और जब तक वो इनके पास है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी। मैं कितनी बड़ी है? तो उसने पहले 13 साल की है। मैंने कहा फिर क्या करूँ, कैसे निकलोगी, और मेरे पास क्या है? तो उसने कहा ऐसा करो कि अपना एक फेक कस्टमर भेजो, फर्जी, और मुझे वो रात भर के लिए ले जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये अब मुझे भेज देती हैं रात, क्योंकि 1000 रुपये लेती हैं, बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में, 1000 रुपये 96 में। 1000 रुपये लेके भेजो किसी को, वो मुझे ले जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि सुबह तक मेरी बेटी आनी चाहिए। अब देखिए सुबह तक आए, फ़ोन का ज़माना नहीं, और क्योंकि लैंडलाइन का ही ज़माना, और मेरे पास मतलब कोई ऐसा साधन, और वो बहुत दूर राजस्थान में कहीं। फिर मैंने कहा अच्छा कुछ समय दो। लड़की राजस्थान में? हाँ। और वो यहाँ मेरठ? वो यहाँ थी। तो इनका जो गैंग वगैरह रहता है? नहीं, वहाँ बेसिकली नट कंजर बेड़िए उस समय ज़्यादातर उनका यहाँ पे था। अब तो हर कम्युनिटी से हैं, तो वो कहीं अपने घरों में रखती थी उधर। मैंने कहा वही इतनी दूर से कैसे आएगी, चलो मैं कुछ करती हूँ। मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी शुरू की। वो पहला मौका था कि मैं अधिकारियों के पास गई। मैंने कहा सर ये करना है। कहते ही सपोर्ट मिला या नहीं? सब वो ज़माना तो इतना ख़राब भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम कर रही हैं, हम मदद करेंगे जितनी भी हो सकेगी, और भेजता हूँ मैं। तो पहले उन्होंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की फ़ोन पे,
जो उच्चाधिकारी थे शहर के, और बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है अभी आप कुछ नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि यहाँ इस लड़की को खतरा, उसको भी खतरा हो जाएगा और जिसे मैं भेज रहा हूँ उसको भी खतरा हो जाएगा। तो आप ऐसा करना कि जब वो आदमी पहुँच जाए, मेरा सरकारी है वो भी, उसको हैंड ओवर करके और उसे बॉर्डर पार कराना राजस्थान का फोर्स दे के। वहाँ से सब हो गया कि भाई ठीक है अब हो गया, चल दी वहाँ से, हमें सुकून हुआ कि आ जाएंगे। लेकिन 6 बज गए सुबह, उसका अल्टीमेट जो टाइम था वो 6 बजे का था। उनका अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी, मेरी बच्ची को खतरा हो जाएगा, वो कहीं भी रोक के मार देंगे उसको। अच्छा, एक टाइम होता था, उस टाइम तक नहीं पहुंची तो हाँ बवाल करती थी। थोड़ी देर में वो सब खबरें आने लगी कि भाई वो औरतें थाने पे शोर मचा रही है, मेरी लड़की को फलाना आदमी ले गया, क्योंकि आईडी जमा कराती, तो वो ले गया, और वो ना आधार कार्ड वोटर कार्ड का तो ज़माना नहीं था, लेकिन लाइसेंस और ये सब इस तरह का जमा करते थे, राशन कार्ड की कॉपी हो, लाइसेंस हो, कि वो आदमी मेरे अपहरण करके ले गया। मैं घबरा गई, मैंने कहा सर ये तो उस आदमी को तो इतना खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसी बात आप कर रही हैं बच्चों जैसी, अरे हम यहाँ बैठे हैं तो वो मुकदमा लिखा जाएगा। फिर मुझे सुकून सा हुआ थोड़ा, और लड़की ना रुके, मैं जाऊंगी, बहुत मुश्किल से उसके हाथ जोड़ के रुका। 7 बजे वो बंदा आया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे सांस ली हो मैंने, पूरी रात रुक के और मैं सुकून से बैठी हूँ। बस वो फिर तो सिलसिला चल निकला आपने, तो बस फिर संस्था बनाई। हमारे परिचित थे, हमारी मम्मी ससुर लगते थे, और उनका बेटा ऐसे ठीक नहीं है, अकेले रहा। हाँ तुम संस्था बनाओ, 10 लोग तुम्हारे साथ होंगे, वो जाएं ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी एक आइडेंटिटी होगी। मुझे वो भी नहीं पता था कैसे बनती है, तो वो भी उन्होंने ये सब करके दिया। और तो मैम जैसे कभी पता चलता है कि कोई, जैसे मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट में आपके सुना था, छोटे छोटे बच्चों को हाँ। मतलब अंदर की कहीं उन्होंने मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना सामान पैक कर देते हैं कबर्ड वगैरह के पीछे, तो मतलब ये आप तक पता कैसे चल पाता है, ये सारी चीजें नहीं चल पाता, बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि देखिए मान लीजिए ये मैं कहूँ ना तो बड़ा खराब है कि ये पूरा कमरा एक, इसके नीचे दुकान है, इसी दुकान के ऊपर ये बना हुआ है, इसी में केबिन्स हैं, इसी में बाहर का वो हॉल है जिसमें बैठे हैं, सब कुछ ही है। और उसी में चूंकि गंदा सा दरा बिछा हो, कुछ भी बिछा हो, उसी के नीचे एक रस्सी की लेडर है कि अगर रेड हो तो लड़की उतार दो दुकान में। तो क्या दुकान की उसमें सहमति नहीं है? नहीं होगी बिल्कुल, है ना। तो इस तरह का रहता है। अब वो हमको बड़ा मुश्किल होता है कि हम दुकान में जाके देखें, दुकान वाला क्यों तैयार होगा, वो तो कहेगा मुझ पर आप इल्जाम लगा रही हैं, वाली मुश्किल है। मिले सब होते, वो आराम से निकाल भी देगा उसको। पीछे आपचक हैं, आपचक से खुदा देती हैं। लेकिन वो मतलब पहले अगर घर देखे हों, यहाँ भी होंगे कि ये पूरी गली बन गई, फिर पीछे पीछे एक नाली जैसी दे दी, जगह रास्ता दे दिया। रास्ता भी होता है, कई बार उसमें कूड़ा फेंकते रहते हैं लोग, पुराने घरों के पीछे देखो तो उसे आपचक बोलते थे पहले भी। और वहीं नाला होता था, वहीं कबाड़ डालने का भी कभी रहता है, आसपास नालियाँ, और अभी भी बहुत जगह पे है ऐसा। तो वो वहाँ से भी उतार देते। लेकिन ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हुई कि जब हमने लड़की को उस हालत में निकाला। मैम जैसे पहले पुलिस का या सिस्टम का सपोर्ट रहता था थोड़ा बहुत, जैसे मैंने रीड किया है कि अब FIR दर्ज कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुझ पे तो बहुत आसानी से होती है। क्या बात कर मुझे तो पता भी महीनों बाद लगता है कि आपकी तो FIR है, जब मुझे कोर्ट से नोटिस आता है कि ये फलानी तारीख है आपकी, जो जिन लोगों के अगेंस्ट आप काम कर रही हैं वहां से। लेकिन आपको जब कराने जाना हो, उनको सेव करना नहीं होता, तो इनके लिए जैसे लॉयर वगैरह का जैसे सारा खर्चे उठाना, ये मतलब अपने आप से नहीं हमको तो देखिए नहीं, हाँ बिल्कुल आते हैं, हमसे ज्यादा उनके लिए आते हैं। अच्छा, है ना, मतलब अभी हाँ, लेकिन ऐसे भी हैं कि जो कभी हमसे कभी 1 रुपया लिया नहीं। पहली बात तो यह है कि हमेशा मजिस्ट्रेट साहब ने भी देखा जैसे कि अरे आप फिर अब पहचान गए, हो गया, अगली तारीख पे कर देंगे, खत्म करो इसे यार, क्या झूठे सच्चे मुकदमे बना। 25-30 मुकदमे हुए, खारिज भी हुए, एक हमने चला रखा है अभी। मिल पाती है सजा? नहीं, क्या हमारे जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि एक में मैं अभी गवाही दे के आई हूँ, और जैसे ही मैं गवाही देने के लिए डाइस पे खड़ी हुई, तभी वकील साहब ने कहा कि साहब 1 मिनट, मजिस्ट्रेट साहब मुझे पीछे ले गया, अरे अब तो बख्श दो। क्यों? मैंने कहा कैसे? बोले वो तो खाट पे पड़ा है, वो तो अपाहिज है और सजा ही मिल रही है उसको। मैंने कहा सिकर्म की तो सजा मिलेगी। तो और वो उसकी पत्नी भी नहीं थी। मैंने कहा बकवास मत करो तुम, ये तो मुझे कहो ही, मैं तो उसकी पत्नी नहीं थी।
अच्छा, उसने बेच दिया था अपनी पत्नी को। हाँ, मैंने कहा 2 बच्चे उसके, और वो तो गले पड़ गई थी उसकी। मैंने कहा वकील साहब मुझे, यार ये कैसी लैंग्वेज मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप मेरी सोच ही कैसी है। मतलब मुझे मत कहो ये बात। 2 मिनट में कहेगा भाई बाहर निकलो, अगर गले पड़ गई थी तो और पहले 2 आप बच्चे, रहे, फिर 3 आप महीने की inside। बच्ची है, उसके बाद 5 साल का बच्चा हो, और वो गले पड़ गई। वो गले पड़ गई आपके, तो कैसे पड़ गई? ये तो बकवास है। खैर मैम, जो कल्प्रिट है उसकी सोच तो है ही, और साथ में जो ऐसे लोगों की मतलब मुकदमे लड़ते हैं उनकी सोच भी कुछ उनकी भी उससे भी ऊपर। देखिए, अगर इनका मुकदमा ही लड़ना बंद कर दें लोग तो कैसे करेंगे? हाँ, सजा होगी फिर। हाँ, लोग अगर खड़े हो जाएं कि भाई ऐसे लोगों का, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी मैंने एक जानकार हैं, वो लॉयर है, उन्होंने मुझे एक मतलब इन्हीं सब रिसर्च में जब मैं पूछ रही थी कि सपोज किसी बच्चे को सिर्फ ट्रैफिकिंग की गई है, तो उस पे पॉस्को एक्ट लगता है नहीं लगता, तो उन्होंने कहा अगर प्रूव हो गया तो लगता है। लेकिन सिस्टम इतना डिफिकल्ट है कि आप जाओ पुलिस वालों के पास, तो पहले तो हमें पता था, उन्होंने बताया हमें पता था कि बच्चा कहाँ है, बट उन्होंने ये कह दिया कि भाई पहले तो मैं अपने खर्चे से जाऊंगी। हाँ। जाऊंगा भी तो साल भर बाद मुझे उसका वो मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। जो भी मतलब मैंने पे किया है। तो कि सैलरीज इतनी कम है वो जाना नहीं चाहते, ऊपर से सोशली सपोर्ट तो है ही नहीं है। और कह रहे उस बच्चे का ऑर्गन तक उन्होंने मतलब काट दिया था। और सजा के नाम पे आज भी वो वहाँ आराम से रह रहे। तो जब तक सिस्टम में ही चेंज नहीं होगा, हम इसे इतनी सीरियसली लेंगे नहीं, जबकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे बाय डे बढ़ी रही है। कहीं बच्चों आप एक बात देखिए ना कि ये बात हम इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात ही क्यों कर रहे हैं हम? अभी तो जो सब स्वेच्छा से चल रहा है वो क्या ट्रैफिक होके जा रही है? कैसे मतलब मैम? जिनको लग्जरी चाहिए, जिनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, शूज चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, आजकल है ना, जो चल गया है बच्चों की मानसिकता, मतलब लेडीज की मानसिकता। अभी आप लेडीज की मानसिकता ना कहें, पुरुषों की भी है ना। हाँ, मेल सेक्स वर्कर हैं, खाली फीमेल सेक्स वर्कर नहीं है, मेल प्रोस्टिट्यूट भी है। कॉर्पोरेट में भी अभी एक सर्वे आया था बिल्कुल कि वहाँ पे अफेयर्स इतने ज्यादा होने लगे हैं कि मतलब चीटिंग इन अ रिलेशन कॉमन हो गया। लेकिन उन्हें मैम, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें एक नाम दे दिया कि ठीक है भाई मेरी इससे नहीं मन रही है, आई एम इन अ लिविंग, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, ग्लोरी कानून से बचने के लिए, कानून से भी बचने के लिए नहीं मैम, अपने आप को ग्लोरीफाइड करने के लिए कि मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड है, इसलिए मैं इसके रिलेशन। भाई अगर तुम्हें जाना है तो तुम प्रॉपर डाइवोर्स लो, लेकिन इस तरह तो आप चीट कर रहे हो, गलती कर रहे हो किसी के साथ। क्यों सरकार ने ये कानून को मान्यता दी? हाँ, मान्यता दी हुई है ना, गलती हमारी, गलती तो यही है ना। और किसी ने भी एक आवाज नहीं उठी कहीं से कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता ना दें। कोई उठा सोशल एक्टिविस्ट? अभी आज किसी ने, अभी मुझे रास्ते में किसी ने मुझे एक खबर भेजी है, और खबर मूर्ख ने मेरा फोटो लगा के वो खबर लगाई है ना। तो मैंने पूछा भैया मुझसे पूछ लिया था क्या इस खबर को? दीदी आप भी डर गई? मैं कहा ये मुझे ब्लैकमेल मत कर कि मैं डर गई, तूने लगा दी, अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। लेकिन जो मैंने सोसाइटी का ठेका नहीं लिया, गंदगी का ठेका मैं जरूर लेती हूँ, सोसाइटी का नहीं है। कौन एक्टिविस्ट क्या कर रहा है, निकलना चाहता है उसकी हेल्प तो भाई बस वो अलग बात है। बस मेरा पर ये एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, इससे मेरा कुछ लेना। अच्छा मैम, इस फील्ड में ऐसा होता है, जैसे मैंने रिसेंटली एक लेडी हैं, उनके पास 24 बार उनके ऊपर अटैक हुए, और वो ऐसे ही बच्चियों को और लेडीज़ को बचाने की कोशिश करती हैं। तो जैसे आपको भी लाइफ थ्रेटनिंग? मैं तो कहूँगी नहीं, इस पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। गीतांजलि बब्बर किसकी बात कर रही हैं? नहीं मैम, पल्लवी घोष अभी है, बहुत यंग एज की हैं। हाँ। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे कोई सेलिब्रिटी नहीं, मुझे तो खैर मैं तो खत्म कर दिया था, मुझे तो मार दिया था, पर इतनी हिम्मत तो नहीं हुई कि मुझ पे 24 अटैक कर पाएं या इतने कर पाएं। मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं सबसे, चाहे वहाँ के पेम्स हो, चाहे सोशल। इसमें फियर तो रहता होगा, क्योंकि ये जो पूरा रैकेट है बहुत बड़ा रैकेट है। देखो मैं सच बताऊं, मुझे कभी डर नहीं लगा, पता नहीं, हो सकता है कि जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वो बड़े एरियाज हैं, वहाँ थ्रेटन ज्यादा हों, या ये सब धमकी उनकी तो बहुत मिलती रही। और आपको हैरानी होगी, वो मुझे धमकी नहीं देते, मुझे धमकी दूसरे लोग देते हैं। दूसरे लोग मीन टू से प्रशासन के लोग देते हैं, पुलिस के लोग देते हैं। एक लॉबी मिली हुई है, लॉबी नहीं है वो, पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। मैम बाय पुलिस ये सबके सब स्टेक होल्डर्स हैं। सबका हिस्सा बढ़ता है, बिल्कुल सबका हिस्सा बढ़ता है। मैं कहीं किसी पॉडकास्ट में इस बात से गुरेज नहीं करती कहने में कि सबका हिस्सा बढ़ता है। बहुत छोटी छोटी सी रकम है। नीचे पुलिस पिकेट है तो 10 रुपए उसके एक कस्टमर पे, बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ऊपर है तो 200 रुपए पर हेड है, फिर उसके बाद 1500 रुपए महीना है,
तो ये एक ऐसा सिस्टम बिल्कुल मिले होंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम है बिल्कुल। 10 दुकानदार के हैं, 10 नीचे पिकेट के हैं। और इसीलिए मैम मैं एक्चुअली सोच रही थी कि जब ऐसा कैसे हो पाता है कि जब आसपास कुछ चल रहा हो कि कोई नोटिस ना कर पाए, कोई कंप्लेंट ना कर पाए, लेकिन कर पाए नहीं। हाँ। करते नहीं है नहीं, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ, देखिए जिस दिन अभी हमारे यहाँ एक बेवकूफ़ी करके और ये बाजार बंद कराया किसी ने, अभी तो खुल गया, बंद कराया, हाईकोर्ट से परमिशन ली, ये करा, हाईकोर्ट ने बिना सोचे समझे। अरे पुनर्वास करो ना, हाँ, रिहैबिलिटेशन है ना, रिहैबिलिटेशन करो। कहाँ जाएंगी वो? घरों से हो गया। मैंने वहां से बंद होने के बाद में 2 लड़कियां निकाली उनके कब्जे से, जो पुलिस नहीं निकाल सकी, जिसको पुलिस को 17-18 दिन हो गए थे, और वो बाई चांस वो हमारे परिचितों की थी और रिलेशंस में थी, तो फिर हमारे पास आते हैं कि कुछ मदद करो, लड़की नहीं मिल रही। मैंने कहा क्या करूं, बाजार तो बंद करा दिया तुमने, अब मदद क्या करूं? वहां तो वो बैठी है ना, दिख रही है, मैं कभी भी जाकर पूछूंगी लड़की नहीं कैसे आई, कैसे आई नहीं लड़की, कहाँ से आई, उस लड़की को भी ले जाऊंगी। अब तो मैं इतना दबंगई से उनसे बात कर लेती हूँ, तो अब मैं कैसे करूं? खैर फिर भी मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे आपने कुछ किया है इस बीच? बोले हाँ जी किया है, बहुत ढूंढा है, नहीं हुआ। ये पुलिस की बात कर रही हूँ। मैंने कुछ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली उसके घर से और मेन रोड तक आने तक। बोले हाँ 24 है हमारे पास। मैंने वो देखी, मैंने नहीं देखी, मैं कुछ और काम कर रही थी, वो बैठे थे ऐसे सज्जन। मेरी एक साथी, मैंने उसको कहा जरा तू चेक कर ले 1 मिनट, मैं ये इसका पूरा कर दूं फिर करती हूँ। उसने 2 मिनट बाद ही मुझे कहा मैम देखना जरा। मैंने कहा तू क्या पहचानती है? मैंने कहा जरा फोटो दिखाना लड़की का। तो बोली नहीं मैम देखो तो 1 मिनट। तो उसने मुझे जो दिखाया, पहले एक औरत आगे है, वो फोन करती है, निकालती है, कोई आवाज तो है नहीं, तो अचानक वो लड़की निकालती है। मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा ये है तेरी भांजी? तो उसने कहा हाँ यही है। वो उठाती है, फिर वो औरत दोबारा करती है तो पीछे वाली उठाती है। वो दोनों आइडेंटिफाइड सेक्स वर्कर हैं, मैं तो जानती हूँ, मेरा परिचय है, मैं ठीक ठाक उनसे संबंध है, बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र की हो रही हैं। तो हमने कहा अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अभी के अभी भाग जाओ वहाँ पे। तो उनके घर का एड्रेस, पहले मैंने कहा बात करती हूँ, मैंने बात करी, मैंने कहा भाई कहाँ है? बोली दीदी घर आई हुई हूँ। मैंने कहा घर आई हुई है, तू कह रही थी एक मुकदमे में हॉस्टाइल होना है मेरे साथी को, तो मैं करा देती, तू आज चल। तूने भी बहुत झेल लिया। बोली दीदी अभी तो मैं आऊंगी अगले महीने। मैंने कहा तेरी तो अभी तारीख थी, तू तो आई हुई थी यहाँ। ना मैं नहीं आई, मैं तभी समझ गई कि ये ले गई अपने पास, झूठ बोल रही है, मुझे तो दिख रही है, कल की ये घटना है, कल जो फुटेज दिखा रहे हैं वो उसी दिन की जिस दिन वो बात कर रही है। मैंने कहा तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तक ही अपने घर है। मैंने कहा अभी तो वहीं पे ही है। बोले अभी तो यहीं हूँ। मैंने कहा आएगी नहीं अभी? हाँ। तो मैंने कहा ये पूना चली जाएगी लड़की, अभी चले जाओ, यहाँ नहीं आएगी अब। खैर रात कोई टीम बनाई गई, हमने कहा हमारा एक बंदा रख लो, आसानी हो जाएगी आपको। अरे बोलो मैडम कर लेंगे, आप चिंता ना करो, आपने इतनी मदद कर दी, हमारी यही बहुत है, हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, जाओ ले आएंगे। और आप देखो कि उसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी मुझे पहले ही बता देती, कौन सा मैं तो आपको ही कर देती कुछ। मैंने कहा क्या कर देती मुझे? नहीं मैं तो आपके फेवर में ही हूँ हमेशा, देखो आपको तो पता ही है। अब देखो मुझसे 5 लाख रुपए ले गए, लड़की ले गए, और 3 दिन पूरा जयपुर में घूमने का, होटल में रुकने का और सारा खर्चा मुझसे कराया। मैंने कहा तेरा यही इलाज है? तू 14 साल की बच्ची को उठा के ले गई, तेरा यही इलाज है ना? हाँ। बच्ची आ गई, उसके बाद उन लोगों ने खेल किया, खेल ये किया कि उसको दिल्ली स्टेशन पे दिखाया, और आशा केंद्र होते हैं सब जगह, आशा ज्योति केंद्र, वहाँ पे भर्ती कराया, और अगले दिन मुझे लाके भी मिल गई लड़की, स्टेशन पे घूमते फिरते आशा ज्योति केंद्र में भर्ती थी, वहाँ से सुपुर्द करा दी, सुपुर्द हो गई लड़की। मैम ये टारगेट कैसे करते हैं बच्चों को कि लुक वाइज या फैमिली? ना लुक का कोई मायना नहीं है, देखो बड़ा मिथक है ये, हमें समझ लो लुक का कोई मायना नहीं है। ये इतने से इतनी दूरी तक का बिजनेस है, आप कैसे भी हो, आप काले हों, बदशक्ल हों, कुछ भी, कोई मायना नहीं। ये बकवास बातें लोग कहते हैं कि शक्ल देख के ये हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। छू के देखते हैं, वो एक सामान की तरह से कि ये पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कहीं, ये मैं आलू ले रही हूँ तो ये कहीं गिलगिला तो नहीं है, ये कैसा तो नहीं है, ये सब देख के बस इतना, और उनको ऐसे छू के देखते हैं, ये ह्यूमन बॉडीज के लिए। तो मैम जैसे इन्हें रिहैब करना होता है, तो उसमें मतलब बच्चे इतने सारे लोगों को रिहैब करने के लिए फाइनेंशियल की, और देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं एक पहली बात, कभी भी फूल के भी दिल में नहीं आया कि इस नाम पे कोई मेरी मदद करे, इसलिए नहीं आया। पहली बात तो ये है कि मुझे वहां से वहां तक ही तो जाना है, 20-50 रुपए खर्च करके उनके घर तक, उनके घर में बैठूंगी,
2-4 घंटे बिताऊंगी इधर उधर घूमते फिरते, वापस आ जाऊंगी जो मुझे देखना है। जब रेस्क्यू करना है, मैं जेंट्स को कभी प्रेफर नहीं करती अपने। हम 2 महिला साथी जाते हैं, हमें तो कोई देर नहीं, हमारे कपड़े फटते हैं, हमें गालियाँ देती है, मैं सब करते हैं, मैं लड़की लेके आ जाती हूँ, मुझे कोई देर नहीं लगती, 1 सेकंड में कर दी। अननेसेसरी मैं रेड नहीं करती, ये उन्हें पता है। उनको पता है कि मैं यूँ नहीं कि मैंने पुलिस को सूचना दी, साहब रेड करो, इस पर सूचना आई है कि कोई छोटी उम्र की लड़की है। कहाँ से आई सूचना, ये भी तो पूछ लो कभी। सूचना तुम्हारे पास होती नहीं है, तुमने एक बकवास करने के लिए कि भाई दिखा दे हम कुछ आए हैं तो हम ये कर दें। मैं रेड नहीं करती और ऐतराज़ भी करती हूँ इस पर सख्ती से। तो मेरा पैसा कहाँ से खर्च हुआ? लड़की को निकाला, फिर उसका लीगल एस्पेक्ट्स पूरे कराने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में दिया, वहाँ से वो नारी निकेतन भेजें या उनके पेरेंट्स को ढूंढें या क्या करें। ज़्यादातर मैंने क्या किया है कि पेरेंट्स को ढूंढा है पहले। अच्छा। एक तो हमें लड़की, भाई लोग कहते हैं, मैं देख रही हूँ औरों का भी कि लोग कहते हैं हमने 10,000 लड़कियां निकाली, 4,000 लड़कियां निकाली, मैं नहीं निकाल पाई भाई, पता नहीं, मैं तो फेल हूँ इस मामले में। तो मुश्किल से 562 लड़कियां निकाल पाई, और ये भी ले मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कैसे निकाल पाई वो। देखिए मेरा तो सीधा सा है, मैं एक लड़की को बचाने में 3-3, 4-4 महीने भी लगा देती हूँ, क्योंकि आई कांटेक्ट मुझे करनी है। मुझे आई कांटेक्ट के जरिए उस लड़की को पहले अपनी, ये थोड़ी कि मैंने आपका हाथ पकड़ा के चलो तुम ये बाजार में हो, वो वहां जाएगी कोर्ट में, वो कहेगी साहब मुझे जबरदस्ती ले आए, मैं तो अपनी मर्जी से हूँ। ट्रस्ट भी जरूरी है, उसका घर पूछती हूँ, उसकी सारी चीजें पूछती हूँ, घर जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकालूंगी तो मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में दूंगी, नारी निकेतन जाओगी, वहां से आइडेंटिटी छिपा के शादी होती है, अच्छे से हो जाती है। लेकिन जितनी शादियां मैंने कराई, मैं सब शादी लोकल कराती हूँ, आसपास में, आसपास देहात में, गरीब आदमी, मतलब मैं कहने लगूं मैंने बहुत अच्छी मिडिल क्लास में भी कराया, नहीं मैम, एक सब गरीब लोग। जिंदगी देना बड़ी बात होती है, पैसे में वाले के भेजना नहीं, ना भेजना। कहाँ से कौन ले रहा है? एक्सेप्टेंस है क्या? कौन पैसे वाला ले रहा है? मैंने देखा एक्चुअली मैम, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे फॉरेन के, वहां पे जो ये विक्टिम हैं, हाँ, वो ओपनली आके स्टेज पे बोलते हैं, हाँ, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, दे हैव दैट सिंपैथी विद देम कि हाँ उनके साथ गलत हुआ है। हाँ, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में कोई विक्टिम गलती से स्टेज पे आ गया, नहीं, वैसे जीना हराम कर देंगे, ये लगेगा इसने वो खुद किया, ये है। और ऊपर से आज की डेट में सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे पॉडकास्टर आ गए हैं, पॉडकास्टिंग करते हैं कि वो इतना गंदा थंबनेल बनाते हैं कि मतलब आप सिंपैथी क्रिएट नहीं कर रहे, सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे, आपको लाइक के लिए एक ऐसी गंदी सी लाइन कि वहां उसके ऐसे कपड़े उतारे गए। मैं कुछ मैंने कभी नहीं देखे वो वीडियोस, ना मैं देखती, बट मुझे लगता है ये भी एक मतलब काइंड मेरे लिए बिल्कुल आप अवेयरनेस नहीं फैला रहे हैं, और ज्यादा शोषण नहीं चाह रहे कि आप सोसाइटी उसको उस नजरों से देखें या लोग ये सोचें कि ठीक है हमें इनके लिए कुछ करना है। वो एक ना सेंसेशनल स्टोरी की तरह चलाते हैं, लोग उसी तरह उसको देखते हैं, उनके अंदर वो सोच नहीं होती कि नहीं भाई उनका पेन बाहर आए, पता चले कि वो क्या सफर कर रही हैं, उनके साथ क्या बीता है, वो जान के तो कोई भी नहीं जाता है, नहीं कोई नहीं जाता, किसी पे नहीं बीतता उसे नहीं पता चलता। नहीं वो तो किसी का है ही नहीं, तो मैं वो करती भी नहीं हूँ। मैं तो फिर, और जितनी शादियां ज्यादातर मैंने पॉडकास्ट की बात, हाँ, और ज्यादातर जो शादियां की है ना मैंने, वो शादियां की हैं कि या तो लड़के ने मुझे खुद से आके कहा हो कि जी मुझे उस लड़की की शादी करनी है, उसका भी इतना ठोक बजा के देखती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं इंडिविजुअल धंधा कराएगा, और उसके बाद भी डंडा रखती हूँ उस पर बराबर, कभी भी ज्यादा धमकता है मेरा कोई भी बंदा कि क्या है, कहाँ है लड़की, क्या कर रही है, हमेशा मतलब ऐसा हो गया कि 8-9 साल हो गए किसी की शादी को भी, तब भी मैं जा रही हूँ। ऐसा भी हो गया कि वो अपनी बच्ची की भी शादी कर दी है, मैं तब भी जा रही हूँ, एक माँ का रोल प्ले। और इससे भी ज्यादा मेरे लिए सुकून का पल वो होता है कि अभी रिसेंट में बहुत कम टाइम हुआ, 1-1.5 महीना, कि कोई सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा बहन जी मैं फलाने गांव से आया हूँ। अच्छा भैया बताओ कोई काम हो तो, क्योंकि और भी घरेलू हिंसा से पीड़ित और दुनिया भर के लोग आते रहते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरे लिए कोई काम है थोड़ी देर, तो सबको जी वो आपने एक शादी कराई थी, कोई कहाँ पे कि उस गाँव में, तो मैंने कहा कोई दिक्कत हुई? ना ऐसी किसी लड़की से हमारी भी शादी करा दो, मेरे लड़के की भी इतनी अच्छी लड़की है, हमारी तो भाषा भी ठीक से नहीं, आसामी थी वो लड़की, हमारी भाषा भी ठीक से नहीं जानती थी, अब वो बोलती है, अब तो वो हमारे जानवरों का भी काम करती है, मतलब पूरा ख्याल रखती है पूरा, और इतनी हंसती है, इतना खुश रहती है, ऐसी ही कोई लड़की हमें तो दिला दो। तो मेरे लिए वो ऐसा सुकून का पल होता है कि एक माँ के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, कि वो उसकी भी बच्चा खुश है। और कहते हैं ना हमारे यहाँ की बेटी दुखी तो जहान दुखी। वो कभी ऐसे भी केस हुए हैं जैसे आप बचा कर लाए, लेकिन जैसे होता है कि डिप्रेशन ही से नहीं निकल पाए वो बच्चे, या नहीं उस चीज से, देखो जो मेरे पास रहती हैं, मैं उनकी तो कोई गारंटी नहीं लेती कि जो वहाँ गए नारी निकेतन चली गई वो कैसे रहती हैं, क्या काउंसलर वहाँ भी जाते हैं,
काउंसलर्स करते हैं उनकी काउंसलिंग भी, लेकिन जो मेरे पास रहती है मैं उन्हें जब तक शादी तब तक नहीं करती, चाहे 10 दिन लग जाए मुझे, मैं अपने घर रखती हूँ, अपने वॉलंटियर्स के घर रखती हूँ, वो उनकी फैमिली में इन्वॉल्व होकर रहे, काम कराती हूँ मैं तो, चलो भाई आज तुम बनाओ, क्या बनाना आता है, ये मेरे लिए अच्छे से बनाओ, हाँ फैमिली मेंबर किसी तरह, ना उसे अलग फील हो ना उसे अलग हो, तो इतना। और आपको यकीन नहीं आएगा कि जब एक लड़की नीचे उतरती है, कभी कभी बड़ी हैरानी सी होती है, कोई नीचे उतरती है, मैं हमेशा अपनी गाड़ी में एक दुपट्टा, एक आध सूट, सर्दी हो तो कार्डिगन शॉल कुछ डाल के रखती हूँ, तो एकदम से कहेगी ये दुपट्टा दे दो, नीचे तो बहुत खराब लग रहा है, तो वो मेरे लिए बड़ा, मैंने कहा देखिए लोग कहते हैं गंदी औरतें हैं, नहीं मैम देखो सभी अच्छे घरों में पली बड़ी होती हैं, ये तो कुछ कल्प्रिट्स होते हैं जो उन्हें वहाँ ह्यूमन, उनको इंसान नहीं समझ के इस तरह के उसमें डाल देते हैं। इंसान तो समझते ही नहीं है, देखिए बहुत जगह लड़कियां ऐसे निकाले हैं जहाँ मतलब देखो ना कि अगर किसी की कीमत लगाई जा रही है तो वो इंसान कहाँ रह गया। क्यों नहीं लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता लग जाता है, अभी जैसे आपने भी सवाल करा, सपोज आपने ये पर्दा डाला हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ दीवार है, क्यों मैं इसे खोल के देखूंगी, पता है मुझे क्या, ये भी एक चलन है कि भाई इस तरह का डाला जाए, यहाँ भी मुझे दिख रहा है, हाँ तो लड़की को मैं निकालने जाती हूँ, मुझे सूचना मिलती है कि इसके यहाँ है लड़की, बड़ा रात का टाइम में मैं करती नहीं रेस्क्यू कभी, लेकिन कभी कभी करना भी पड़ जाता है, लड़की नहीं मिल रही। अब इतने से कमरे में आप कितना खोजोगे, केवल एक ही बेड पड़ा हो, ज्यादा अगर ये नहीं देखो हमारी नजर में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, एक डबल बेड है, एक टेबल है, एक टेबल है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए तो रूम खाली है, और 4 लोग बैठे हैं, और ये बेड भी ना हो के तख्त है सपोज करो, तो इसके तो मुझे पैर भी दिख रहा है, इसके नीचे रखे हुए 2-3 सब कूड़ा कबाड़ा दिख रहा है सब, कहाँ ढूंढूं, दरवाजे ऐसे दीवारें भी कभी कभी मार के देखती हूँ, धोती हूँ तो उनको तोड़वा दूंगी, खिड़की देख रही हूँ, खिड़की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो वो मेन खिड़की है वो तो खुली रही है। अभी उसके बाद मैंने क्या किया कि एक ऐसे जैसे अब ये आपका है तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल खड़ी हो, दीवार भी आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे दीवार में चिंदी है। तो मेरे साथ मेरे 2 सिपाही मांग लिए थे कि रात का टाइम है, सिपाही कहा, मैंने कहा जरा देख भाई साटा, मैम ये तो फिक्स है, बोली जी छोटा कमरा है, फिक्स इसलिए करवा रखी है कि रोज लड़कियां ना तोड़ती फोड़ती रहती हैं, तो मैंने कहा अच्छा मेरे यहाँ तो है ही नहीं, देखो बड़े भगवान जी की तस्वीरें हैं और ये सब, तो मैंने कहा भैया जो शीशे में हाथ मार तोड़ दे, क्योंकि इतना देर हो गई और इतनी सटीक सूचना, जो भी सूचना दे रहा था लगातार कह रहा है कि इसी पे निकालो, मर जाएगी लड़की, और छोटी उम्र की लड़की है। तो मैंने कहा, मैंने उस सिपाही से कहा, मैंने कहा बेटा वो लगातार मुझे फ़ोन कर रहा है, क्या कहूँ मैं, तो उन्होंने कहा अरे मैडम शीशा टूट जाएगा, ये साली बवाल करेगी, फिर आपको लगाना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं, मैं लगवा दूंगी। वो बस शीशे पे हाथ लगाते ही वो मुझ पर चिल्लाने लगी, बोली अगर टूटा तो देख लेना, मैं ये करूँगी। मैंने कहा तू मुझे जान से मार देना, तोड़ूंगी तो आज ज़रूर, अभी बाद में देखा जाएगा, मैं लगवा दूंगी, आज ही लगवाऊंगी रात को ही। तोड़ते ही एक की सूचना थी, 3 लड़कियां थी और 14-15 साल की लड़कियां पीली पड़ चुकी थी, सांस नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन नहीं थी, कैसे भी कोई नहीं था। और बाद में देखा तो वो केवल पेज, अंदर कुछ नहीं था उसमें ड्रेसिंग टेबल में, जैसे अलमारी खुल के और वो ड्रॉअर नहीं था, वो वहाँ खड़े होने की जगह थी और वो पेज से नीचे कसा हुआ था, पेज खोलो ड्रेसिंग टेबल हटा लो, उसके पीछे वो लड़कियां थी, केवल वो शीशा था और कुछ नहीं था। सोचो मर जाती, पीली पड़ गई थी, डॉक्टर ने भी कहा है कि ये थोड़ी देर और आप नलाती हैं, आप इसकी मुक्ति दाता हैं इस समय, ये तो मर जाती इस समय, इसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी। 3 लड़कियां, सोचिए नेपाली लड़कियां थी तीनों, और ये कुछ नहीं मुझे समझ में आता। फिर मैं मानती हूँ मेरी गलतियाँ बहुत सारी हैं, बहुत गुनाह भी किए हैं कि मैंने बहुत मारा उसको, और बहुत मारा, लात गूं से सब मारे मैंने, लोगों ने कुछ लिखा भी, ऐसे मारा, इस तरह से किया, कोई बात नहीं। एक बच्ची की ज़िंदगी पे आप कैसे इतना बड़ा खिलवाड़ कोई कर सकता है। पर मैं फिर ये भी सोचती हूँ कि, और शायद इसी सोच ने मुझे जिंदा रखा है उनके बीच में, कि इनके साथ भी तो किसी ने किया होगा, ये वही तो दे रही है समाज को, बस जो ट्रॉमा उन्हें मिला ना वही दे रही है, उससे उनके अंदर की जो सॉफ्टनेस थी, वो खत्म हो गई, जो सिंपैथी थी, वो सब खत्म हो गई है। लेकिन मैं हमेशा ना, मैंने ये सोच के चले कि हमारी मदर इन लॉ कहती थी, हाँ तुम्हें कोई कहने वाला नहीं है, मेरी सास तो ऐसे इतने में तो चमचा फेंक के मार देती, तो मुझे फिर वो बात ध्यान आती कि वो कर रही थी जो उनकी सास ने उनके साथ किया। ये अलग बात है हमने कैसे उनमें बदलाव लाए, पर वो इनको मैं दोष नहीं मानती। देखो साइकोलॉजी यही कहती है कि किसी के साथ जैसा हुआ होता है वो आगे सोसाइटी में वही पास करता है, क्योंकि जीने का साधन नहीं है उनके पास, हाँ, और कोई सोर्स भी नहीं है, और है नहीं, क्या करेंगी वो। क्योंकि जैसे देखो जब तक ये मतलब किस उनके हिसाब से जब तक उनको वो फैसिलिटी दे पा रही हैं तब तक हैं, जैसे ही मतलब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो कुछ फिर नहीं, कैसे क्या सरवाइव कर पाती हूँ? नहीं कुछ नहीं करती, या तो ट्रैफिकर बन के रह जाएं,
या कस्टमर के 10-10, 5-5 रुपए पे डिपेंड कर जाए कि वो लड़कियों से भीख मांगे, 5 रुपए दे दे, मेरे शाम तक का जब 10 लड़कियां देंगी तो 50 रुपए हो जाएंगे, मैं रोटी खा लूंगी, मेरे पास रोटी नहीं है। अपनी मर्जी से भी जैसे मतलब अब जैसे नहीं कर पा रही, तो अगर वो शांति निकेतन कहीं अपनी मर्जी से जाना चाहे, नहीं कहाँ कैसे किसी भी नारी निकेतन वगैरह में अगर जाना चाहे अपने आप? ना अपने आप तो जाने का नारी निकेतन में होता ही नहीं है। अच्छा। वो तो जाएगी मजिस्ट्रेट के थ्रू, पहले वो किसी अपराध में पकड़े जाए। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कभी कोई ये सोचे कि मुझे यहाँ से निकलना है या अब मैं किसी मतलब नहीं कुछ कर पा रही हूँ, तो कहीं कोई ऐसी जगह हो जहाँ जाके जैसे वो अपना वक्त काट ले? नहीं, ओल्ड एज होम वगैरह में भी इन्हें जगह नहीं देंगे? नहीं, वो देखिए ओल्ड एज, पहली बात तो वो जो उनका माथे पे लगा हुआ कलंक है वो उन्हें हर जगह दिखता है। बट मैडम ये तो हमारी सोसाइटी की कमी है ना। सोसाइटी को कैसे? हमें तो अगर नहीं मैम, कोई बात भी तो नहीं करता ना इस बारे में नहीं कि जो इनके साथ हुआ वो इंटेंशनली नहीं हुआ, वो जो कुछ क्रिमिनल्स ने इनको इसमें डाल दिया, लेकिन अब ये ऐसी एज में है कि ये अपने लिए कुछ अर्न भी नहीं कर सकती हैं। तो हमारे ओल्ड एज होम कम से कम कोई ऐसे ओल्ड एज होम हर शहर में होने भी चाहिए, जिस भी गवर्नमेंट। मैम प्रॉब्लम पता है क्या है, जो मेरी सोच में आता है, हमारे यहाँ मुद्दे नहीं उठते हैं। मुद्दे उठते हैं वो कुछ चंद चीज़ों को लेके कि इस रंग का और उस रंग का और फलाना रंग का, लेकिन जो जैसे ये ही मुद्दा है कि भाई जब ये एक उम्र में पहुंच जाती हैं तब इनके लिए अलग से एक ओल्ड एज होम बना दिया जाए। कहीं किसी शहर में आपको एक भी ओल्ड एज होम इनके लिए नहीं मिलेगा। नहीं, आप उसका अर्थ समझिए ना। हाँ। वो सरकार के लिए बड़ी दूभर बात हो जाएगी, वो तो ठप्पा लग जाएगा कि तुम तो सेक्स वर्कर्स को पाल रहे हो। बट मैम कहाँ जाएंगे? नहीं तो उसके लिए है ना, आप उनका पुनर्वास कीजिए, उनको काम सिखाइए। जैसे आउटडेटेड 30 साल की उम्र तक आउटडेटेड हो जाती है ना, उसके बाद आपके गवर्नमेंट में एक कांसेप्ट अभी चलिए उसका भी बताती हूँ। लोकसभा राज्यसभा में बैठ के इसका कोई नहीं उठाते, लेकिन इनका या ट्रांसजेंडर ऐसे मुद्दे उठते हुए नहीं दिखते। उठाया, मैं बताती हूँ। एक आपने फिल्म देखी होगी गंगूबाई, अगर नहीं भी देखी तो देखना। उसमें एक दिखाते हैं उसको कि बुरी तरह मारता है एक आदमी आके। ये तो हर किसी का है कि वो भयंकर तरीके से मारते हैं, सैडिस्ट हैं, जो भी आ रहा है वहाँ सैडिस्ट है। वो पैर का अंगूठा डालेगा, नाखून बड़ा हुआ होगा, वो कुछ भी लेके आएगा अपने साथ छिपा के, वो डालेगा। उसको सेक्स नहीं करना, उसको उसकी चीखें सुननी है, उसको वो उसका अल्टीमेट, हाँ वो उसका अल्टीमेट प्लेजर है कि वो उसको ये करना। और अगर लड़की ना करे तो वो लात मार के बाहर निकालेगा कि ठंडी है दूसरी दो, तो वो तो बात ही नहीं है। अभी क्या है कि ऐसी एक घटना हुई सोनागाछी में 2010 में कलकत्ता, और वो ये उसी से लिया गया है। उसको तो मार के मार दिया, इसमें तो आलिया को जिंदा दिखाया लेकिन वो मार दिया। और मैं यहाँ सच में सैल्यूट करती हूँ ये इसके निर्माता को, संजय लीला भंसाली को, कि उन्होंने वाकई बहुत सच्चाई के करीब दिखाया। वो कभी वहाँ बल्ब नहीं जलते, वो मरे से बल्ब मरमरी सी बहुत गंदगी। तो वो लड़की मर गई, मरने के बाद और इतनी ब्रूटली उसका कत्ल हुआ कि हद से ज़्यादा। तो जब वो मर गई तो मालकिन को थोड़ा तरस आया होगा या ये लगा होगा मेरी तो आमदनी कम हो गई या जो भी हुआ, वो थाने में गई, उसकी किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। कत्ल हो गया, सब हो गया, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। कहाँ पे लिखे, कौन मार गया, तुमने मारा हो, क्या पता इसको मारा हो, धंधा करने को मना कर रही हो, 100 सवाल उस पर खड़े कर दिए। कोई सज्जन उसको मिले, उन्होंने कहा मेरा नाम लेना नहीं, लेकिन तुम कोर्ट चली जाओ, कोर्ट से एक मुकदमा कराओ। उसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन अपने वकील के थ्रू दे दी। जैसे ही वो दी गई तैसे ही वो बात फैल गई और अखबारों ने छाप दी कि भाई उसके लिए वो पहुंची वहां, अब कुछ न्याय होगा। यहाँ मैं एक बात और टोक के बीच में कहूंगी कि अगर पत्रकार ना होते तो आपने पूछा ना अटैक में कब मर गई होती, सच में मेरा मेरे शहर की मेरे मीडिया ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया तब से और आज तक भी। तो उसके बाद वो उन्होंने खबर छपी तो वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया कि ये घटना जो हुई है इसके लिए तमाम जो स्टेट के मुख्यमंत्री थे, सचिव थे, उनको एक आदेश पारित किया कि आप अपने यहाँ से 2 सॉलिसिटर जनरल भेजें सुप्रीम कोर्ट। एक बड़ी बैठक होनी है इस विषय पे, सब जगह से गए और 3 दिन मैराथन एक बहस चली। बहस के बाद तय हुआ कि 24 ट्रेड है, टॉयज मेकिंग, ब्यूटिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सब इस तरह के करके जो लड़के और लड़कियों के लिए इक्वली थे, और 24 ट्रेड ये इनको पुनर्वास के लिए सिखाए जाए। रेस्क्यू करो मगर पुनर्वास के साथ। दूसरी बात ITI, सिडबी, दूसरे जो ट्रेनिंग देने वाले प्रतिष्ठान है प्राइवेट या सरकारी, उन सबको आदेशित किया जाए कि ये ट्रेनिंग देंगे, डूडा सोडा भी। इसके अलावा फिर जितने सरकारी बैंक हैं वो उनको
फाइनेंशियली मदद करेंगे। तो ये सब करना है। और कुछ एनजीओज के लिए रखा गया, जैसे हमारे पास भी लेटर आया कि उसके बाद जो इनका लुक आफ्टर होगा वो आप करेंगे, कोई इसके लिए आपको फाइनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हमें भी अच्छा लगा, हमारे पास भी ऑर्डर आया, 10-15 पेज का एक ऑर्डर था कि चलिए अब कुछ सार्थक होगी चीज़ें, आ गई वो। उसके बाद किसी ने हमसे संपर्क भी नहीं किया, ये क्या कुछ हो रहा है। मैंने कहा चलो सरकारी काम तो ऐसे ही तैरते तैरते होते। तभी मेरे पास किसी का फ़ोन आता है कि मैडम कुछ महिलाओं का नाम दे दो और उनकी ट्रेनिंग होनी है। मैंने तो जोश में आके 70 महिलाओं के नाम दिए। मैंने कहा ये हैं, उनके फ़ोन नंबर हैं, ये हैं, आप इनको करा दो। फिर महीनों बीत गए, हमने एक दिन उसी नंबर फिर फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आपके यहाँ से नंबर आया था। बोले उनकी तो हुई ट्रेनिंग। मैंने कहा कब हुई? अरे इनका आपको पता ही नहीं लगा? बताया नहीं होगा उन औरतों ने। मैंने कहा कहाँ पे हुई? बोले अलग अलग जगह हुई, ITI वहाँ, ITI वहाँ, ITI वहाँ, 3-4 ITIs के नाम ले दिए। अच्छा भाई पेपर पे होके रह गए। हाँ, मैं वहाँ भागी गई। मैंने कहा भाई कौन कौन गई थी ट्रेनिंग में, जरा बताओ, सारे के कलेक्ट करो। तो उनका दीदी हम तो कहीं नहीं गए, और हम तो पूछे भी वैसे भी नहीं जाते किसी ऐसे उसमें। इतना विश्वास तो उन्होंने मुझ पर है, इतना करने के बाद भी करती हैं कि हम नहीं जाते कहीं भी आपके बिना। तो हम कहाँ ट्रेनिंग में चले गए, और आपने तो हमसे कोई जिक्र ही नहीं किया था। तो मैं कहा अच्छा। फिर मैंने पूछा भी क्या हुआ, पर फिर मैं थक के बैठ गई। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब सब जगह से चले गए, हो गया पुनर्वास। तो ये है सरकार की नीति। सरकार के एजेंडे में देखती है आप कहीं? नहीं मैम, कभी एजेंडे में है? नहीं, मैं खुद कहती हूँ जैसे ट्रांसजेंडर्स का मुद्दा है या ये वाले मुद्दे हैं, कभी आप किसी भी पॉलिटिकल मंच पे इन मुद्दों के बारे में सुनेंगे? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? नहीं। क्या इन लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है? जैसे ऑर्फनेज है, मतलब जो मैं सोचती हूँ जैसे ऑर्फनेज में बच्चे हैं, हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं हैं या कुछ ऐसे हैं जिन्हें रिहैब किया गया है, तो उन बच्चों को अगर हम रिजर्वेशन दें कि क्योंकि लाइफ ने उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, तो वो एक विक्टिम है, तो उनके बारे में हमारी सोसाइटी में बात ही नहीं होती। आप छोड़ो, आप नॉर्मल भी अब किसी से बात करेंगे तो उन्हें लगेगा मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं कौन सी बात कर रही है। बट लिटरली बात तो उन्हीं के बारे में होनी चाहिए। देखिए भगवान ने बना के भेजा, तो आपने उनको ट्रांसजेंडर का नाम दे दिया, उनको आपने आरक्षण भी दिया, बहुत अच्छी बात है। वो आरक्षण का लाभ ले ना लें वो उनकी मर्जी, मगर उनको दिया आपने। ये तो आपने बनाई, ये तो सोसाइटी की क्रिएटेड है। इनको कौन देगा? इनके राशन कार्ड नहीं, इनके वोटर कार्ड नहीं, इनके आधार कार्ड नहीं, हमने बनाया फेक। क्योंकि हमारी भी गलती थी, हमने जब इनके राशन कार्ड बनवाने शुरू किए तो हमने तो लिखा उनके फॉर्म में कि सेक्स वर्कर, फेंक दिया हमारे मुंह पे, ये क्या लिख रही हैं आप? अरे मैंने कहा है वो सेक्स वर्कर, उनकी रोजी रोटी आप पूछ रहे हैं तो क्या बताऊं? नहीं ये नहीं होने का, ये तो नहीं बना, तो मैं झूठ बोल के बनवाए। आधार कार्ड में भी यही आया फिर बनने। अब मैंने कहा कुछ मत बताओ, हम हैं जी, ये है, कोई भी पति का नाम कुछ भी लिखो। नहीं मैम ठीक है, जब नहीं वो समझ रहे तो फिर हम क्या करें? जबरदस्ती हम उन्हें ह्यूमिलेट थोड़ी करेंगे। एक तो वो इतनी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन से, इतने मतलब वर्स्ट सिनेरियो से निकल के आती हैं, उसके बाद हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उन्हें सपोर्ट करने की बजाय उन्हें ही क्रिमिनल समझना शुरू कर देती है, और जो क्रिमिनल्स है उनका तो पता ही नहीं चलता, वो आराम से रहते हैं। देखिए वहाँ मैं अगर अपने बाजार में कहूँ तो वहाँ क्रिमिनल केवल मैं हूँ और वो महिलाएं हैं, और क्रिमिनल कोई नहीं है। वो उनका परसेप्शन। हमने कई बार ये सबके सामने बात मीटिंग्स में भी हुई, बहुत रखी, स्टेट कमेटी में भी रही, मैं डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत बार रही हूँ जो विश्ववर्ती उन्मूलन के लिए है, तो मैंने ये बात रखी, लखनऊ भी रखी। मैंने कहा एक सीधी सी बात है, नीचे पुलिस पिकेट लगती है, मैं अपने शहर की बात कर रही हूँ, तो ये तय करने के लिए लगे वो कि कस्टमर क्यों जा रहा है, क्या काम है भी, तेरा ऊपर रिश्तेदार रह रहा है, कोई नहीं है, चल वापस। वो तो खुद कहती है कि हमारी तो दुकान है, कोई नहीं आएगा तो हम कुछ और करेंगे, हमारा ये भी खत्म होगा जो माथे पे लगा हुआ है कि वहाँ कोई नहीं जाता। अब वो भली औरतें बन रही हैं धीरे धीरे, वो काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है ना, वो दुकान करवा दो उनको। नहीं जाएंगे तो फिर आप उनपे वो ठप्पा लगा क्या करेंगे? हमने उनको सोनागाछी का उदाहरण दिया कि वहाँ महिलाओं का एक सहकारिता समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसपे वो सारी महिलाएं मिलकर चला रही हैं, और उसमें क्या करती हैं कि ब्यूटिशियन का भी उसमें, घर का सामान भी उसमें, हर चीज़ उनकी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में उपलब्ध है, बाहर के लिए नहीं, वो अपनी कम्युनिटी के लिए उनका है। वो अपना एक बैंक चलाती हैं खुद ही, एक RBI में उन्होंने रजिस्टर कराया, अपना एक बैंक भी चलाती है। मैंने कहा इस तरह की छोटे इलाकों में क्यों नहीं की जा सकती, लेकिन कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हमने बहुत समय बाद छोड़ा, जब बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे चर्चाएं होती थी, बड़े बड़े नाम जो बड़े नामचीन हैं, IPS और दूसरे लोग, वो उसमें आगे भाषण देते, ये वो चर्चा। जब एक बार हम गए वैदिक विलेज कलकत्ता, अब वैदिक विलेज हमारी तो आँख खुल गई, वो मोहन बागान की ज़मीन पर बनी हुई एक बड़ी, मैं क्या कहूँ उसको, उसका उस समय मैं 2004 की बात कर रही हूँ, 2004 में उसका जो एक स्वीट मेरे पास था अकेले
12,000 था रेंट, है ना। वहाँ ये आपकी क्या है, ऐश्वर्या राय की कई फिल्मों की शूटिंग में, जो रजनीकांत के साथ मेरा ऐसी फिल्म शूटिंग जाती होती। मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने कहा भाई मेरे साथ तो किसी को मर्ज करो, मेरे तो और भी हैं लोग। तो नहीं, एक स्वीट में एक ही महिला रहेगी। और वो स्वीट क्या था, पूरा मैं कहती हूँ कम से कम 100 गज में, वो ड्राइंग रूम और बेडरूम और किचन और ये सब। तो हमने कहा भैया अभी क्या होगा। तो मीटिंग होने लगी, मैंने पहले ही हाथ खड़े करके कहा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जर्मन की कंपनी कोई करा रही थी, मैंने कहा आप ट्रैफिकिंग पे चर्चा कर रहे हैं, हमें 12,000 के कमरे में चला, ये 12,000 हमको दे देते, उन महिलाओं को दे देते, उन महिलाओं को दे देते डायरेक्ट, कहो कि हमको उनको देनी है, आपको तो सिखाने बुलाएंगे कैसे काम करना है, आप उनको देते, हमें हमारा किराया देते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा किराया देते, कलकत्ता आने थे आपका, लेकिन ये जो पैसा किया ये गलत है। और आज के बाद मैं तो हाथ खड़े करती हूँ, मैं ऐसी किसी मीटिंग में मुझको नहीं, अब कितना भी आता है मैं नहीं जाती। नहीं मैम, आपने जो हवलदार वाली बात कही ना कि ऊपर ना जाए, एक बार ऐसे एक मतलब छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक साधु से आके उनका चेला कहता है कि ये एक लेडी जो है गांव में पूरे गांव को गंदा कर रही है। तो वो साधु कहता है लेडी गंदा नहीं कर रही, ये गांव वाले आ रहे हैं, बिल्कुल वो तो चुपचाप रहने आई थी। तो समाज जो उन्हें ताने दे रहा है, वो समाज ही तो उधर जा रहा है, तो वो रेस्पॉन्सिबल थोड़ी है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल उन्हें बनाया हुआ है। अच्छा मैम, एक चीज और, जैसे मैं अपने हॉस्टल टाइम में थी, जब मैं स्टडी कर रही थी दिल्ली में, तो वहाँ पे मेरे हॉस्टल में एक नर्स थी, वो मुझे ऐसे ही मतलब आते हैं तो बताते हैं, हम छोटे थे एज में, वो बड़ी थी, पर बातचीत होती थी तो बताती थी कि जैसे सेक्स वर्कर अगर हॉस्पिटल में आ जाती है, बीमारियां तो हो जाती हैं, देखो ऑब्वियस है, क्योंकि हर कोई मतलब सिफिलिस सबसे बुरी बीमारी है, HIV ये वो। तो बोली कि हॉस्पिटल मतलब वो शी वॉज अ मतलब कहते हैं ना एम्पैथ लेडी, उसे उनमें वो दया वाली चीज थी। बोली मैं अकेली हूँ जो उसका करती है, बाकी हॉस्पिटल की कोई नर्स इवन डॉक्टर भी उसके पास नहीं रहना चाहते, बड़ी नफरत की नजर से देखते हैं। और बोली उसे देखकर ऐसा लगता है पता नहीं गल गल के कैसे मर जाएगी। तो अभी भी जैसे अगर आप डॉक्टर के लेके जाएं, बाकी हॉस्पिटल की कोई नर्स इवन डॉक्टर भी उसके पास नहीं रहना चाहते, बड़ी नफरत की नजर से देखते हैं। और बोली उसे देखकर ऐसा लगता है पता नहीं गल गल के कैसे मर जाएगी। तो अभी भी जैसे अगर आप डॉक्टर के लेके जाएं, प्रॉब्लम देखिए ART सेंटर्स खुले हैं सरकारी अस्पताल में, ART सेंटर्स, पर उन लोगों का रवैया देखिए उनका तो वही है, वो हाथ नहीं लगाते। ओके, अब HIV पॉजिटिव तो नहीं होती वो, क्योंकि सबको पता है कि प्रोटेक्शन रखना है, लेकिन हाथ नहीं लगाती हैं। क्या है, कोई परेशानी है, उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ हमको हो जाएगी, हाँ, क्योंकि सिफिलिस पूरे में यहाँ फैलने वाली एक बीमारी है, जिसमें सिफिलिस के दाने वगैरह, हाँ दाने हो जाते हैं बहुत ज्यादा, पूरा अनहाइजीनिक की वजह से। कैसे देखिए अनहाइजीन तो एक कस्टमर गया नहीं, दूसरा आ गया है, तो अब क्या। अच्छा, हालांकि अब कम है उसकी रेशो, क्योंकि प्रोटेक्शन के साथ है, पर फिर भी गंदगी तो गंदगी। और वो कौन लोग आते हैं, वो भी तो देखो आप, वो रिक्शा चला के आया है, कहीं पेंट करके आया है, हाथ भी नहीं धुले हैं, कहीं वो अभी जूता गांठ के आया, कुछ और करके आया है, तो वो तो देखा भी नहीं हाथ धुले कि नहीं, कम से बरसों से कपड़े बदले कि नहीं बदले, नहाए हो कि नहीं नहाए हो, और आप सीधे आ गए। आपकी उम्र 50 साल है, आप चाह रहे हो कौन सी लड़की देखूं, वो ऐसे खड़ी है और अपने आप को एक्सपोजर कर रही है कि मैं या मैं, एक आहट हो जाए जीने में तो सारी लड़कियां भाग के जाती हैं। ऐसे थोड़ा लिहाज करती है मेरा कि वो नहीं उठती जब तक मैं बैठी रहूं किसी कमरे पे, लेकिन वो उस समय अगर कस्टमर आ जाए, मैम उनकी मजबूरी है, मैं भी मुंह छिपा लेती हूँ, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। क्या जज कर सकते हैं, नहीं मैं कुछ नहीं करती। हमारी उनकी जो मजबूरी है, और जो सोसाइटी ने उन्हें बिल्कुल हम कट करके रख दिया कि निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते। आप केवल सोसाइटी ना कहें, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो अपने आप को बड़े समाज सेवक बनते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि कैसे होता है। देखिए एक अधिकारी एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह आएगा, वहां जहां से आया है वहां दोस्ती हो गई कुछ NGO से, किसी से ज्यादा भी हो गई। अब वो जब यहाँ आएगा उसको दिखेगा अच्छा ये बाजार है, वो कहेगा कि आ जाओ मेरे यहाँ, एक आध रेड वेड करो, अच्छा पैसा ऐसा मिल जाएगा। आ गए, 2-4 रेड की, रेड करने के बाद में जिसके यहाँ रेड किए, जिनको जेल भिजवाया है, उन्हीं में से एक महिला को पत्नी बना लिया, उसको भी एक NGO बनवा दिया, और जिसे बर्बाद किया उसने देखिए मेरे शहर के तो दी बेस्ट स्कूल हैं जिनमें हम और शायद गरिमा ने भी नहीं पढ़ाए होंगे, उनमें उसने अपने बच्चे पढ़ाए, 2 बच्चे उससे थे, उसके एक बेटी एक बेटा, और हाईली एजुकेटेड, उनको BTech कराया, दार्जिलिंग जैसी जगह से सब कुछ कराया। अब वो जो समाज सेवक सज्जन थे जो दूसरे शहर से आके यहाँ आए थे, अब उन्होंने उससे सोकोल्ड शादी कर ली,
क्योंकि वो तो इतने ही समय रह सकते थे, इतने वो अधिकारी उनको सपोर्ट कर रहा है। वो चला गया तो उनको भी जाना पड़ा। अब उसको एनजीओ खुलवा दिया और अभी की तात्कालिक रेड में वो महिला जेल गई है। वो अपनी बेटी जिसे बीटेक करी हुई बेटी, वो हाई प्रोफाइल इस समय। अब बताइए, खुद की बेटी? हाँ, और उसका बाप मुझसे गुहार करता, मेरी बेटी को तो बचा दो। मैं कहा तू नहीं बचा पाया, मैं क्या बचाऊंगी इसे उसकी माँ से, बताओ। कैसी तो चीजें हैं जिन पे ना हम कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक महिला मुझे फोन करती है कि दीदी वो एक लड़की का एडमिशन कराना है, मेरी बहन की बेटी है और वो स्पोर्ट्स कॉलेज में कह रही है कहीं यहाँ हमारे यहाँ मेरठ में। मैंने जब तक मेरठ में था भी नहीं, अभी तो प्रोसेस में ही है। तो मैंने कहा लखनऊ है, मैं करा दूंगी। मैं तो बड़ा खुशी खुशी भागी गई। तो मैंने कहा बड़ी प्यारी सी बच्ची गोल मटोल। तो मैंने कहा बेटा स्पोर्ट्स कॉलेज में जाएगी? हाँ। कहा क्या किया है? बोले मैं 9th में आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एडमिशन नहीं कराना। अरे मैंने कहा किसकी बच्ची है ये तो बता दो। तो उसने कहा ये खड़ी तो है, वो पेंट शर्ट में खड़ी। मैंने कहा ये तो वो है, ये तो छोड़ चुकी थी जिंदे को। अरे हाँ ये छोड़ दिया, अब वैसे ही आते हुए इसको लड़की को लेके इसीलिए तो आइए कि कहीं करा दो। मैंने कहा चल ठीक है, मैं कल इसका वहाँ से कुछ करती हूँ, 1-2 लोगों से बात करती हूँ, और अगर नहीं हुआ तो फिलहाल अपने कॉलेज का मैंने अच्छे का नाम लिया, मैंने वहाँ एडमिशन करा देते हैं और जैसे भी सेशन में होगा तो वहाँ भेज देना तुम। ठीक है। अगले दिन मैंने फोन करा, मैंने कहा मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अभी तो इसको यहाँ करा दो क्योंकि वहाँ टाइम है लखनऊ में अभी, तो तुम अभी यहाँ करा दो उसके बाद कराएंगे। तो ना दीदी तो मना कर रही है, मुझे पढ़ना ही ना है। मैं तो सनक गई बिल्कुल, मैं भाग के गई। मैंने कहा अभी तो नहीं, कुछ गड़बड़ है। और मैं क्या, हाँ मैं क्या करती हूँ, मैं अगर निकली तो मेरे ऑफिस के बराबर में लोकल चैनल का भी, कहीं जा रही हो? नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, फिर भी वो भाग लेते हैं। ये मेरे लिए सपोर्ट भी हो जाती है, औरों को भी दे देंगे कि बहनी मांग गई है। मैं वहाँ पहुंची, मैंने कहा कहाँ है लड़की? पहले तो मैंने रोका, मैंने कहा नीचे ही रहो भैया, तुम तो बवाल हो जाएगा। मैं कहा लड़की कहाँ है? वो तो चली गई। क्या चली गई? अब मुझे मत परेशान करा करो मैडम रोज, वो तो चली गई अपने घर। मैंने तुम्हें जो पढ़ना चाहती थी मैंने फोन कर दिया, अब नहीं पढ़ना चाहती तो नहीं थी। मेरी बुद्धि ऐसी खराब हुई, मैंने कहा कल तो तुम अपना जिसको अपनी बहन बता रही हो वो दूसरी कम्युनिटी की, तुम दूसरी की बहन कैसे हो गई? पर चलो हो गई। मैंने उसका पर्दा हटाया, मैंने वहां जाऊंगी, मैं वहां ना जाओ कोई लड़की कस्टमर के साथ, अपने का कोई भी हो आज ऐसी सी। मैं अंदर गई तो बेड पे लंबा चौड़ा सा आदमी पड़ा, कोने में छिपी हुई बैठी और अंधेरा हो रहा बिल्कुल, मासूम सी। मैंने उसे बहुत जल्दी आगे पहले से लिया, इतने ऊपर आ गए वो सब, फोटो लिए और मैं उस बच्ची को ले आई। वो चिपकी रही मुझसे ऐसे कस के। मैंने कहा कौन है? बोले इसका मौसा है। एक है थोड़े ऐसे ही बदतमीज से, मीडिया में मतलब थोड़े जोशीले, उन्होंने 2-3 उसके थप्पड़ मारे कैमरा एक करके कि तू इसका मौसा है। मौसा वहाँ कोने में अंधेरा करके बिठाए बैठा ऐसे अधनंगे कपड़े में, उसने खाली कितना टी-शर्ट से रिवियर पहन रखा था। तो हमने बच्ची से पूछा, नहीं मुझे तो ले जाओ यहाँ से, मैं माँ के साथ भी नहीं रहना चाहती। हाँ मेरी माँ है पर मैं नहीं रहना चाहती है इसके साथ, मुझे कहीं भेज दो पर यहाँ नहीं रहूंगी मैं। और वो मुझे जो गालियां दे रही है, मेरा पीछे से ब्लाउज फाड़े, पिन निकाले, साड़ी उसी खींची, सब एक तो कुछ ही करती रहे। हाँ मैं इतना करती हूँ कि जब निकलूँ तो एक बार कह देती हूँ भाई ये एक अम्ब्रेला है, जिस भी लड़की को निकलना अभी उंगली थाम लेना मेरी, दोबारा नहीं कहूँगी मैं एक बार भी। हाँ उसके साथ एक लड़की और निकली, उसने फट से पकड़ लिया और इतने में तो बबूला हो गई। मैंने उनको लेकर अपनी जो और महिला वाले इंटरेस्ट थी, मैंने तुम लोग इसे लेके जाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी हाथापाई हुई, उसके बाद मैं आ गई। नीचे आके काफी मतलब भीड़ भड़का तो हो ही जाती है। तो मैंने बच्ची से पूछा कि तू जाएगी लखनऊ? बोले हाँ जाऊंगी मैं, मुझे यहाँ से भेज दो। नहीं यहाँ ये मुझे रहने नहीं देंगे। सब कुछ हुआ, वो पढ़ रही है। हालांकि लखनऊ नहीं कराया, फिर हमने कहीं और कराया क्योंकि वो सारी चीज़ें हो गई थी, सामने अखबारों में भी छप गई थी, उसकी फोटो छप रही थी। वो तो चेहरा तो ढक देते हैं पर एक बच्ची का जीवन बचा। कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराते हैं तो इनकी आइडेंटिटी जैसे पूछते हैं तो अब तो माँ का नाम है। अच्छा अब तो वो भी नहीं दिक्कत हमें। अच्छा। पहले आती थी। हाँ मैं नहीं जाती, अपने शहर में नहीं जाती हूँ मैं एडमिशन कराने, वो मेरी कोई भी वॉलंटियर चली जाए क्योंकि मैं तो ऐसे ही पहचानी जाती हूँ। हाँ बच्चा बेकार में वो सफर करे नहीं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता होता है कि ये वो बच्चा, तभी हम उनसे रियायत ले पाते हैं। नहीं तो हॉस्टल में रखना और बड़े स्कूल में दाखिल कराना ये मतलब बड़ा कठिन काम है, तो वो हमें रियायत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये कह देते हैं कि आप मत आना, ना पीटीएम में ना किसी चीज में। तो पीटीएम में मैं किसी न किसी महिला को भेजती हूँ कि आप चले जाओ, एक जेंट्स उसके साथ भेजते। कौन पूछ रहा है कि कौन इसका माँ बाप है, उनको पता है जो है। तो बच्चे कैसे करते हैं। और अभी तो हमारे पास प्रायोजक भी हैं, जैसे जो बच्चे पढ़ लिए काबिल हो गए, 2 बहन भाई दुबई में हैं इस समय
और दोनों जॉब में हैं। यहाँ से MBA करके गए हैं। एक बच्ची अभी PO हुई है बैंक में, और उसने तो इतना अच्छा काम किया कि मैं अभी इसकी शादी में भी होके आई हूँ, दिल खुश हो गया। मैं अभी इसकी शादी में भी होके आई हूँ, और उसने अपनी माँ को इतने बरसों बाद अपने माँ बाप से मिलाया उसके, और ये कह के कि मेरी मम्मी तो वो तो भाग गए थे मेरे पापा छोड़ के मम्मी को मेरे पैदा होने के बाद, ये नहीं बताया वहाँ से, और ऐसी बर्तन मांज के मुझे पाल दिया। तो नाना नानी के पास लेके गई है, वहीं से शादी हुई है, वहीं रह रही है माँ भी। तो बहुत मतलब मुझे अच्छा भी लगा। तो ऐसे बच्चे, वो बच्चे हमारे आगे वाले बच्चों को स्पॉन्सर भी करते हैं। अच्छा, हाँ, यही बच्चे, हाँ यही बच्चे हमें स्पॉन्सर भी करते हैं। और अभी तो बाहर के लोग भी हमें बहुत करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ कर रहे हैं। तो कनाडा से, हाँ बहुत बड़ी मैं रकम की बात नहीं करती हूँ, लेकिन जितना भी वो दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी। कुछ लोग आकर साथ दे रहे हैं और साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप लोगों के पॉडकास्ट के जरिए। थैंक यू मैम। लेकिन ऐसे मतलब अपनी पूरी लाइफ इस मतलब बच्चों को बचाने के लिए, इन लेडीज़ को दोबारा नई ज़िंदगी देने के लिए लगाना, ये भी मतलब सब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको ना अपना आपका स्वयं ख़त्म करना पड़ता है फिर। हाँ। कभी भी, क्योंकि देखो मैम सबकी अपनी एक लाइफ होती है, फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं। ऑल मदर्स वांट टू गिव देयर फुल टाइम टू देयर चाइल्ड। नहीं देखिए, मैं भी बच्चों को साथ में लेकर चलना, नहीं मैं अपने बच्चों को नहीं दिया। मैं दोषी हूँ अपने बच्चों की, कि मैं अपने बच्चों को कभी, मुझे याद ही नहीं उनका बचपन कैसे वो कभी इसके लिए कंप्लेंट भी नहीं करेंगे। मैं कंप्लेंट का तो मौका ही नहीं आया ना। मेरे बच्चे बहुत वेल सेटल्ड है। मेरे बेटे की 2 AI कंपनी है। सेटल से ज्यादा हाँ, तो आप अपनी मर्जी से वो जानते हैं ना मम्मी क्या करनी है। तो ये तो अपने आप में उनके लिए एक प्राउड मतलब नहीं है, मेरा प्राउड मोमेंट है। मेरे IITian है, मेरा बेटा भी, मेरी बहू भी, और कंपनी है AI कंपनी, इंडिया की पहली AI कंपनी है उसकी। विश्व की टॉप 10 कंपनी में से उसकी एक है। तो वो जो जिन बच्चों को मैंने देखा भी नहीं और देहात में पल बढ़ के बड़े हुए हैं, और तब कोचिंग सब हम कभी अफोर्ड भी नहीं करते। अफोर्ड क्या था ही नहीं हमारे दिमाग में कि कोचिंग भी जाएंगे। मैं तो कहती खराब बात है, घर में बैठ के पढ़ो जो पढ़ना। पहले ऐसे ही था, घर में बैठ के पढ़ो। ट्यूशन पढ़ने वाले को बुरा मानते हैं। नहीं, हमारे जमाने में तो इतना खराब था कि ट्यूशन जो बच्चा पढ़ता था वो छुपा के पढ़ाते थे माँ बाप, कि अरे वो तो बुद्धू बच्चा है, उसके तो ट्यूशन नहीं पढ़ता है, वो तो अपने आप नहीं पढ़ पाता। तो हमने वही बच्चों को बताया, और गाँव से आके शहर में पढ़ना और सारी चीजें करना। वो यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, ये मेरे लिए बहुत है। मेरी बेटियां भी दोनों। मतलब मैसेज देना चाहिए? कोई मैसेज नहीं, ये कहूंगी कि आज़ादी और श्रृंखलता में फ़र्क समझ लो बस। आज़ादी ये है कि आप अच्छे से पढ़ें लिखें, माँ बाप का रोशन करें नाम, अपनी ज़िंदगी रोशन करें। और उस श्रृंखलता ये है कि ये अधनंगे कपड़े, ये देर से शादी, जल्दी से तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, ये हमारी संस्कृति नहीं है। लौट आओ। वो पीयूष मिश्रा कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। सच बात, बस इतनी सी है। आप यहाँ आई और आपने इतना प्रीशियस टाइम मुझे दिया मैम, सच में। क्योंकि मैं जैसे पढ़ा भी है कि किसी के पेन से निकालना भी खुद के लिए बहुत पेनफुल होता है, एक इमेंस पेन आप फील करते हैं। हाँ। उसके साथ आगे चलना और इतनी सारी जिंदगियों को बचाना, सच अ ग्रेट वर्क। थैंक यू मैम। अगर आप चाहते हैं कि ये अवेयरनेस और फैले और हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करें, तो प्लीज़ माही उम्मीद मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।